देखो, ऐसे तो सेपरेट गाइडेंस मैंने कुछ ऐसा पार्ट नहीं होता है। जो कोई भी तुम्हें कोर्स करा रहा है उसको मैंने वेल एक्सपीरियंस होगा तो तुम्हें बता ही देगा कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ में ये चीज़ करना है, इस चीज़ में वो चीज़ करना है। तुम अभी टेस्ट देना शुरू किए हो आज से, तुम्हारा सोशियोलॉजी का आज पहला टेस्ट था, है ना? तो टेस्ट कोई सा भी हो, जीएस का हो कि ऑप्शनल का हो, मेक श्योर मेक श्योर कि तुमको जो गिवन स्पेस असाइन हुआ है, ठीक है, इनिशियली तुम टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लो मतलब कि अगर मैंने रिक्वेस्ट कर लो कि मेरे को थोड़ा टाइम मैंने एक्स्ट्रा दे दो, या फिर तुम घर पे भी ले जाके बैठ के लिखो, लेकिन टाइम लो। लेकिन हैबिट डेवलप करो पूरा एंड टू एंड लिखने का, ठीक है? क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम तुम एक्स्ट्रा ये पेज भर दिए हो सकता है तुमको इसका एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले, ठीक है? हो सकता है तुमको अदरवाइज वो एग्जामिनर तुमको मैंने 6 ही देता आउट ऑफ 10, ठीक है? हो सकता है। लेकिन जब तुम इतना स्पेस छोड़ दोगे ना, तो इतना तुम एश्योर्ड रहो कि तुम्हारा जो तुम्हें देने वाला था 5, अगर 6, वो तुमको अब कितना देगा पता है? 4 के आसपास देगा। मतलब तुमको इतना छोड़ने का तो तुमको दो दो मार्क्स का पेनल्टी लगा सकता है वो, ठीक है? तो ये होता है माइंडसेट कि तुम भर के आए हो, तो हो सकता है कि तुमको नंबर बढ़ा के नहीं दे वो, लेकिन जब तुम स्पेस छोड़ दिए हो ना वहाँ पे, लेकिन उसको तुम काटने का रीजन दे दो कि मैं, हाँ ठीक है मेरा नंबर काट लो तुम। तो तुमको ट्राई करना है कि अपना हैंडराइटिंग छोटा है तो अभी से डेवलप करो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का, मैंने साइज बढ़ाओ, स्पेस। देखो, पेज का स्पेस मैनेजमेंट ना बहुत बड़ा स्किल है। मतलब बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि आंसर टाइमली कंप्लीट कैसे किया जाता है। तुम सोचते होगे कि अरे वो कैसे पेपर कंप्लीट कर ले रहा है। देखो, मिला जुला के ना एक पेज में अगर बोल रहे हैं कि 250 वर्ड्स, या कह रहा है कि तुमको 300 वर्ड्स, ठीक है? तो 80 वर्ड्स लिखो ना सब पर पेज में, 80 वर्ड्स। और तुम लिख के देख लेना पहला ही टेस्ट या दूसरे टेस्ट में काउंट करना कि तुम कितना एक पेज में लिख रहे हो वर्ड अप्रोक्स। तुम हैबिट डेवलप करो, 75 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। लेकिन तुम कोशिश करो कि 80 वर्ड का रेंज में मेरा स्पेसिंग होना चाहिए। कहने का मतलब तुम स्टार्ट भी कर रहे हो ना, तो मैं सजेस्ट करता हूँ क्या कि यहाँ से तुम थोड़ा सा छोड़ के लिखो, ठीक है? ये वाला एरिया को तुम छोड़ के लिखो, ठीक है? क्योंकि यहाँ भी एक एक वर्ड तुम्हारा एडजस्ट होगा, थोड़ा सा जगह इस तरफ में छोड़ देना। मिला जुला के एक लाइन में तुमको कह रहा हूँ मैं 4, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 5। 5 से ज्यादा गए तो फिर यही होगा कि तुम आखिरी जो तुम्हारा तीसरा पेज होगा, तुम्हारे पास वहां पे कंटेंट ही नहीं रहेगा भरने के लिए। तीसरा पेज का तुम यहाँ तक खत्म करके कंक्लूड कर दिए रहोगे। और फिर वही चीज बोल रहा हूँ, पेपर जो है साइकोलॉजिकल गेम जीतना है। तुम्हारे पास सब कुछ है, 3 साल से पढ़ रहे हो कि 4 साल से पढ़ रहे हो, तुम्हारा नॉलेज बेस सेचुरेट हो चुका है, ठीक है? वो तुम कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर दोगे, तुम और एक साल पढ़ लोगे तो। बस यहाँ पे है कि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसका साइकोलॉजी को विन करना है। वो तुमको एक एडवांटेज दे दे बाकियों की कॉपी से, ताकि तुमको हर एक, जैसे सबको वहां पे 10-10 मिल रहा है, तुमको बस एक एक्स्ट्रा चाहिए बस। और 15 क्वेश्चन में तुमको अगर एक एक्स्ट्रा मिल गया, समझ लो 15 मार्क्स का एडवांटेज हो गया। और वही 4 पेपर है जीएस का, तो 60 मार्क्स का एडवांटेज हो गया। और यही अगर हैबिट, अगर प्रैक्टिस अगर ऑप्शन में अप्लाई कर दिए तो जोड़ लो 30 नंबर और 90 नंबर ना। 90 नंबर होता है कि बहुत होता है, बहुत। यहाँ तो कह रहा हूँ कि 10 नंबर बहुत होता है, तो 90 नंबर बस सिर्फ तुम्हारा हैबिट की वजह से ठीक हो सकता है, ठीक है? तो अभी तुम स्टार्ट करो, डर लगेगा, बहुत डर लगेगा, ठीक है? लेकिन टेस्ट देना, टेस्ट देना। और टेस्ट देते समय ध्यान दो चीज करना है। इनिशियली मेरे को एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट मुझे लिख के आना है, लिख के आना है पूरा एंड टू एंड। ये हैबिट तुमको थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज डेवलप करना पड़ेगा, एंड टू एंड। साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए एग्जामिनर का। और प्लस प्लस जैसे अब मैं तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा होता, तुम मान लो यहीं पे लिख के छोड़ दिए, ठीक? मैं चेक किया, एक लाइन चेक किया, ये लाइन चेक किया, देख रहा हूँ पूरा तुमको आधा पता ही नहीं है। मेरे पास मेरा मैं इंप्रेशन जमा लिया हूँ कि तुम्हारा रिवीजन ठीक से नहीं है, और प्लस तुम्हारे पास राइटिंग स्किल भी नहीं है, मतलब तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो। अब नेक्स्ट जो आंसर रहेगा उसके लिए मेरे पास नेगेटिव बायसनेस रहेगा तुम्हारी कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है? तो तुम अच्छा भी लिखे रहोगे तो मेरा ध्यान वहां पे नहीं जाएगा जहाँ पे जाना चाहिए था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा एंड टू एंड लिखो। आए नहीं आए, हैंडराइटिंग छोटा है तो बड़ा कर लो अभी से। प्रैक्टिस करो टेस्ट में, घर में प्रैक्टिस करो, अपना नोट्स भी जो बना रहे हो थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखो। और अगर उतना से भी नहीं होता लाइनिंग कॉपी में लिखना शुरू करो। लेकिन ये सब चीज बहुत मैटर करता है। तुम उनसे जाके पूछना जो तीसरे चौथे अटेम्प्ट में है और कह रहे हैं कि हर बार इंटरव्यू जा रहा हूँ लेकिन नहीं निकल रहा है, ठीक है? क्योंकि वो जो रैंक 1 है ना, वो 250 नंबर का एडवांटेज लेके बैठा हुआ है जितना तुम्हारा ओपीएससी कट ऑफ दे रहा है मेंस का, ठीक है? अगर 850 कट ऑफ दे रहा है ओपीएससी, तो जो रैंक 1 है वो समथिंग अराउंड तुम्हारा 250 मार्क्स आगे है, तुम्हारा 1050 के आसपास, वो 200 मार्क्स आगे होगा वो कट ऑफ से, ठीक है? उसका मेंस में उतना आ रहा है उसका टोटल मार्क्स। सोच के देख लो कैसा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो। तो वही डिफरेंस तुमको कम करना है, ये बेसिक काम ये सब चीज है। तुमको इसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो में तुम
मैंने देख सकते हो, कोई बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन रियलिटी यही है कि एग्जामिनर का माइंड को पढ़ना होता है। फिल्म्स में भी सेम चीज रहता है, मेंस में भी सेम चीज रहता है। ठीक है, दोनों में सेम चीज है कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से क्वेश्चंस रखा है, ऑप्शंस वो पता रखो, और मेंस में किस माइंडसेट से कॉपी चेक करेगा और किस माइंडसेट में नंबर देगा मुझे, वो हमेशा पढ़ते समय सोचना कि इसको लिखूंगा तो उसको मजा आएगा कि नहीं पढ़ने में। ठीक है, अगर ये लाइन लिख दिया तो एंजॉय करेगा कि नहीं। ठीक है, एंजॉय करेगा, मार्क्स दे के अप्रिशिएट करेगा कि नहीं मेरे को कि हम लड़के में या लड़की में दम है, कि एस्पिरेंट में दम है जो कॉपी चेक कर रहा है, बच्चा जो लिख रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा पाप नहीं लेना चाहेगा अपने सर पे कि तुम अच्छा लिख रहे हो और तुमको कम नंबर देगा, तुमको रिजेक्ट कर दे। तो बस तुम्हारा काम है बेसिक, एंड टू एंड हैंडराइटिंग ठीक करो, थोड़ा बड़ा करो, और स्पेसिंग मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल के पेपर में बहुत जरूरी है तुमको। तुम्हारा यूपीएससी में ऐसा होता है कि क्वेश्चन दिया और कुछ क्वेश्चंस बड़े होते हैं, तो इतना भी कम कम हो जाता है स्पेस। ठीक है, तो उसका भी मैंने बच्चे उस चीज को भी चेरिश करते हैं कि इतना कम हो गया, मैंने इतना जगह मैंने मेरे को भरना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा, कि क्वेश्चंस बड़े हैं थोड़े। ठीक है, तो सोच लो कि टाइम का बहुत ज्यादा, टाइम का साथ लड़ाई है तुम्हारा, और उसमें क्या है कि तुमको भरना है। तुम टॉपिक पे पढ़े हो, नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट लिख के आओ पूरा एंड टू एंड, और वो हैबिट डेवलप करो। धीरे धीरे कंटेंट आ जाएगा, धीरे धीरे रिवीजन करोगे, तुम्हारा तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, और जो कुछ भी है पहले एटलीस्ट उतना लिख के आना शुरू करो। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज पॉलिटी का था यहाँ पे, उसको रिप्लेस करके एथिक्स कर दिया हूँ। ठीक है, और फिर ये उसके नेक्स्ट डे पे गवर्नेंस का था, तो गवर्नेंस को मैं 29 तारीख को कर दिया हूँ। यहाँ पे ओपन सेशन होगा गवर्नेंस का, और एथिक्स का 2 दिन ओपन सेशन चलेगा तुम्हारा। और जो पॉलिटी यहाँ पे था उसको मैं 30 पे डाल दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे 30th अक्टूबर को। अब ये सब ड्रामा क्यों कर रहा हूँ? कॉमन सेंस है। ठीक है, एक्चुअली कोर्स कुछ भी डिजाइन होता है उसका सस्टेनेबिलिटी चेक किया जाता है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी कितना सस्टेनेबल है। अब जितने जितने बच्चे एनरोल होंगे, ठीक है, जितने बच्चे एनरोल होंगे, अब तो टेस्ट सेंटर भी खुल गया, तो बिजली बिल भी तो भरना है ना, रेंट भी तो पे करना है। तो इसीलिए सब ड्रामा चल रहा है। और एंजॉय करो, नहीं समझ आता है तो पूछ लेना, लेकिन पढ़ो, रिवीजन बहुत करो। रिवीजन नहीं करोगे, इन द एंड तुमको लगेगा कि एग्जाम हॉल में मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है। या तो वहाँ हाथ चलेगा, या तो तुम्हारा, तुम अगर सोचने लग गया तो वहाँ पे तुम आखिरी में 1.5 क्वेश्चन छोड़ के आओगे। चलो, तो टॉपिक जो सिलेबस में पूरा मेंशन है, जो यूपीएससी के सिलेबस में जो मेंशन है, वो ये है, यहीं पे दिखा दे। एसेंस एथिक्स का, डिटर्मिनेंट्स एथिक्स का, कंसिक्वेंस अगर एथिक्स है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, फिर डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। ठीक, उसके बाद एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, ये है तुम्हारा पार्ट 1। पार्ट 2 में ह्यूमन वैल्यूज आता है। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज आता है। तो जो पार्ट 1 है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का पार्ट 1, इसमें हम लोग कवर करेंगे एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, और प्राइवेट इन लाइफ। अब तुम लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो सकता है कि सब बाकी सब तो सर्टन जगह से कर रहे हैं, मैं उस जगह से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि मेरे जो सोर्सेस हैं वो लुकमान आईएएस को मैं पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। ठीक है, वरुण जैन सर है, वरुण जैन बहुत मैंने, अब उनका भी ये भी है, अभी सारथी आईएएस करके खुल चुका है उनका। ठीक है, पहले एड सारथी से चलाते थे। और एक मुदित जैन है जो अभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है कि तुमको इन सर का नहीं किया हूँ शायद बाकी लोग अच्छा कर लेंगे, या इन सर का नहीं किया हूँ तो बाकी लोग अच्छा कर लेंगे, उतना सोचना नहीं है। मैं इन तीनों को पढ़ा हूँ, तीनों का जो मुझे बेस्ट एग्जांपल लग रहा है जहाँ पे कि हाँ ये चीज होना चाहिए। और प्लस थोड़ा बहुत जो 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 कीवर्ड्स वगैरह, जो सॉरी बोलते हैं ट्रिक्स वगैरह, ट्रिक्स नहीं निमोनिक्स वगैरह, जहाँ पे मैं कोशिश किया हूँ डेवलप करने का कि हाँ निमोनिक्स यहाँ पे काम कर जाएगा एग्जाम हॉल में, वो मैं तुमको दिखा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये देखो, ओपीएससी पूछा था मेजर डिटर्मिनेंट्स, सिलेबस में डायरेक्टली है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या है। ठीक, पूछा था। और ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स सिलेबस में है। बाकी स्टैंडर्ड जहां से भी पढ़ोगे वो ऐसे ही देता है, इंडिविजुअल फैक्टर क्या है, अदर फैक्टर क्या है, सिचुएशनल फैक्टर क्या है, देता है। ट्रिक बना के रखा हूँ, एग्जाम में तुमको अगर ये याद आता है, तुम्हारे पास 4 पेज लिखने के लिए जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है बताऊंगा। वैसे ही वैसे ही कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स नहीं होने से क्या होगा अगर फॉलो नहीं किए तो, या फिर रोल ऑफ एथिक्स, अगर एथिक्स है तो फिर क्या होगा उसके लिए। ओपीएससी पूछ चुका है और ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा था कि एथिकल प्रैक्टिसेस इन द पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पब्लिक स्फेयर। ठीक है, एथिकल प्रैक्टिसेस जो फॉलो करते हैं, तो मैं क्या बोला कि एथिक्स होगा तो क्या होगा,
एथिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, इफ नॉट फॉलोड। ठीक, हर स्टैंडर्ड बुक्स में इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिस टाइप से मैंने चलूंगा, कि मैं तुमको क्या बोला कि तुमको फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला कोई ऐसा सीन नहीं है कि ऐसा कुछ मैं भाग जाऊंगा छोड़ के बिना बताए। दो चार जगह से मेरे सोर्सेस से पढ़ा हूँ। रिसेंटली अभी मुदीत सर का मैं नोट्स देखा था, उनका भी बहुत अच्छा है। और बाकी जो लुकमान सर का था, कि वरुण जैन का सर का एग्जाम्पल, मुझे वरुण जैन सर का एग्जाम्पल बहुत सॉलिड लगता था उनका मुझे। यहाँ पे पूछा था मेजर एप्टीट्यूड इंडिस्पेंसिबल फॉर गुड सिविल सर्वेंट। अब अभी ये पहला 2 क्लास करके तुमको इतना रियलाइज हो जाएगा कि तुमको आंसर लिखने में डर नहीं लगेगा, एथिक्स का डर नहीं लगेगा। मतलब तुम एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि तुम ऐसे देखोगे क्वेश्चंस और तुम्हारे पास कीवर्ड का कमी नहीं होगा। मतलब तुम मान के चलो कि क्लास खत्म होते थे, 2 क्लास खत्म होते थे, तुम्हारे पास 50 से 60 कीवर्ड रहेंगे जिसके बारे में तुमको डेफिनेशन पता रहेगा कि इसका मतलब ये है, और उसके लिए एक एग्जाम्पल तुम्हारे पास रेडी रहेगा, ये 2 क्लास में खत्म होते होते। ठीक है। और एक और चीज अभी से स्टार्टिंग से ही बता दे रहा हूँ कि ओपीएससी जो है वो यूपीएससी का छोटा भाई है, जो यूपीएससी को देख के अपने आप को कॉपी करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। मॉडर्न टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, मॉडर्न टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, लास्ट ईयर इसी साल पूछा है तुम्हारा जो मेंस हुआ है ओसीएस 2025। रेशनल ऑटोनोमस ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड इन एंड मींस, वही उसी फ्रेमवर्क में चैट जीपीटी को बोला हुआ कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, कि थोड़ा सा और टफ कर दो, और कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए मैं एनालिसिस करके बैठ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना कि तुमको उतना मेहनत एनालिसिस नहीं करना पड़े। पीवाईक्यूज वगैरह देख रहा हूँ, और सब पीवाईक्यूज तो यहाँ पे क्लास में बैठा के नहीं करा पाऊंगा, नहीं तो थ्योरी ही नहीं पढ़ा पाऊंगा फिर, अगर पीवाईक्यूज ही कराने लग गया तो मैं। लेकिन तुमको इसलिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि तुमको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। ठीक है, तुमको अगर एथिक्स में अगर ऐसा भी होगा कि देखो ये क्वेश्चन जो कोई भी किया होता, उसको बाकी लोग को देखो, ये यहाँ पे बस खाली डिफरेंस क्या है ना, एग्जाम को टफ क्यों बनाया ओपीएससी, क्योंकि ये 20 मार्क्स का पूछ दिया, 4 पेज लिखना है इसमें। ठीक है, ओपीएससी को पूछ यूपीएससी कितने मार्क्स का पूछा था, 10 मार्क्स का, यानी कि 2 पेज। ठीक है, 2 पेज पूछा था इसी कंटेंट को। और जो कि जब तू पढ़ाऊंगा तुमको मैं, तो बताऊंगा कि ये इसका हिंट जो था यहीं से उठ के आ रहा था। ठीक है, लेकिन जबकि जबकि ये 20 मार्क्स का पूछ रहा है ना, तो फिर उसके लिए तुमको थोड़ा सा 4 पेज भरना है, तो भाई तुमको थोड़ा सा पेरिफेरी नॉलेज भी रखना पड़ेगा। तुम मीन्स मतलब जहां से भी समझो, जिस भी थिंकर का सोच रहे हो, जैसे कि गांधी, इसके ऊपर गांधी बहुत डिटेल में बात किए हैं। ठीक है, तुम पढ़ोगे, अभी ये सब है सिलेबस में है, तुमको पढ़ना है, तो तुम उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा कि गांधी भी मीन्स और एंड के बारे में बात किए हैं। ये है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव जो बोला है, वो भी बात किया है, लेकिन वो यूपीएससी बस डायरेक्टली उसी के रेफरेंस में पूछा था। ओपीएससी को समझ नहीं आया कितना मार्क्स अलॉट करना है, वो 20 मार्क अलॉट कर दिया। अब 20 मार्क अलॉट कर दिया तो 2 पेज एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा तुमको। अब 2 पेज एक्स्ट्रा कैसे लिख पाओगे जब तुम्हारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा कि हाँ भाई, एंड्स और मीन पे तो गांधी भी बात किया है। ठीक है, ऑटोनोमस ह्यूमन का हर एक का अपना डिग्निटी है, लेकिन रेफरेंस है वही मॉडर्न टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी। तो जो भी तुम्हारा GS 3 का या सोसाइटी का जो भी तुम्हारा नॉलेज है, वो यहाँ पे अप्लाई होगा स्ट्रक्चर के लिए। और जो भी तुमको मैं बताने वाला हूँ पहला 2 क्लास में, जितने सारे कीवर्ड रटवाए रहूंगा, वो सारे कीवर्ड तुम्हारे आंसर यहाँ पे झलकने चाहिए। मतलब उसको बोल्ड कर देना, लिखते समय बोल्ड कर देना। ठीक है, ताकि उसको पढ़ के लग जाए कि भाई ये आंसर जो है कोई फिलोसॉफी का ऑप्शनल वाला स्टूडेंट लिख रहा है, क्योंकि एथिक्स मोर और लेस फिलोसॉफी वाला ही पार्ट है। ठीक है, तो दिखने लग जाए उसको। तो तुम निश्चिंत रहो। फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला ये मैं मत रहना, ये कुछ चीज छोड़ दूंगा, सब कुछ करेंगे। लेकिन बस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा, बस तुमको एनालिसिस लेवल पे पीआईक्यूज वगैरह बताते जाऊंगा कि देखो ऐसा ऐसा अच्छा क्वेश्चंस है, इसको देख के जाना, इसको सॉल्व कर लेना। पीआईक्यूज कोशिश करूंगा मोस्ट ऑफ द पीआईक्यूज को मैं जिस भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वहां पे प्लेस करते जाऊं। लेकिन रिवाइज करना है तुमको, रिवाइज करना है, बहुत रिवाइज करना है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे तो एसेंस है, एसेंस पूछा है, एसेंस ऑफ एथिक्स। तो पहले एथिक्स जान लेते हैं कि है क्या, एज ए डेफिनेशन। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी को फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्गफुलनेस एंड राइटफुलनेस। मतलब क्या, कि कोई चीज को, ये कोई काम कर रहा है, ठीक है, किसी टाइप का काम किया, वो राइट है या रॉन्ग है, बस ये जज करता है क्या, एथिक्स। ठीक, एक ये हो गया डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। एक एक और, कि एथिक्स एज अ थ्योरी इट प्रोवाइड्स प्रिंसिपल ऑफ मोरल जजमेंट। अगर थ्योरी का बात हो, कि अगर थ्योरी में हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो एक मोरल जजमेंट है, कि मैं तुमको बैठ के देख लिया, तुमको बैठे बैठे जज कर लिया कि तुम मोरली करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो या जो भी है, मैं बैठ के देखा। एज ए प्रैक्टिस कंसर्न अबाउट एंड्स एंड मीन, कि तुम्हारा प्रोसेस क्या था,
तुम्हारा जो अचीव किया वो क्या था, अगर वो मैं जज कर रहा हूँ तो एथिक्स के जो प्रैक्टिस लेवल पे आते हैं तो उसका चेक करते हैं कि एंड क्या आया और मीन्स क्या था। अगर वो थ्योरी के लेवल पे अगर एथिक्स डिस्कस होता है तो मोरल जजमेंट की मेरे माइंड में ही था कि तुमको मैं मोरल जजमेंट के हिसाब से बोला कि तुम जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, अब तुम इसके अकॉर्डिंग में तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, जैसे कि पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन का कोई भी एक्शन, कोई पॉलिटिशियन पैसा बांट रहा है, ठीक, सही है या गलत है, गरीब को पैसा बांटा या गरीब को पैसा बांटा या इलेक्शन के टाइम में इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा डाल बांटा, वो सिचुएशनल बेस्ड है। मैंने टाइम के हिसाब से, वो सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। लेकिन चेक क्या कर रहे हैं कि एथिकल है कि नहीं, तो वही देखेंगे ना कि जो पैसा बांटा जा रहा है वो मैंने दिया वो सही है या गलत है। तो जब भी हम ऐसा राइटफुल या रॉन्गफुल चेक कर रहे हैं, मतलब हम बिहाइंड द सीन एथिकल है कि नहीं कंडक्ट वो चेक कर रहे हैं। ठीक, थ्योरी के लेवल पे मोरल जजमेंट और प्रैक्टिस के लेवल पे एंड्स एंड मीन देखते हैं कि उसका प्रोसेस सही था कि नहीं, और जो एंड उसको मिला वो भी सही है कि नहीं। कुछ ऐसा अच्छा काम किया, अच्छा काम करके मैंने शुरू से मैंने अच्छा काम किया और एंड उसका खराब आ गया तो फिर वो एथिकल नहीं बोला जाएगा। कुछ ऐसा अच्छा काम किया और एंड भी अच्छा आ गया, जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था कि गांधी जो आइडिया इमेजिन किए थे इंडिया को, वो ऐसे चाह रहे थे कि मुझे जो नेशनल स्ट्रगल जो हो मेरा वो एथिकल तरीके से हो, नॉन वायलेंस। ठीक, नॉन वायलेंस। अब वही चीज पाकिस्तान नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था, उनका था माइंडसेट कि उनको जिन्ना का आइडिया पे चलना था। ठीक, अब उनका था कि उनको मिल गया फ्रीडम कैसे, सब कुछ तो इधर मेन जो मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट स्ट्रगलर थे उनका था सारा मेहनत। अब इधर जिन्ना जो है अचानक से इंडिया से मैंने डिमांड कर दिया कि हमें अलग होना है। लेकिन जो स्ट्रगल ये लोग कर रहे थे अंग्रेज के साथ, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अपना जो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट वाले, वो पाकिस्तान के जो आवाम थे जो वहां पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे, वो इतना इन्वॉल्व नहीं थे इसमें। कुछ इक्के दुक्के होंगे जो, जैसे भगत सिंह, वो तो पाकिस्तान में ही जन्म लिए थे। तो मैटर करता है कि प्रोसेस क्या है तुम्हारा, मैटर करता है, ठीक है, कि तुम्हारा मीन्स क्या है, प्रोसेस क्या है, बहुत मैटर करता है। तो ये सब चीज जो है, जितने भी एंड मीन्स, ये सब ये भी डिफाइन करते हैं तुम्हारे एथिक्स, वो भी तुम, उसको भी तुम लिख पाओगे। और क्या है, नोइंग डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट थिंग टू डू। नोइंग डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड राइट थिंग टू डू, तुम्हारे पास तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारा क्या अधिकार है, और तुम क्या सही, राइट थिंग टू डू तुम्हारे लिए क्या सही है करना। वो दोनों चीज को डिफरेंस अगर तुमको पता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एथिक्स बोलेंगे। उसको हम एथिक्स बोलेंगे। जैसे कि तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन तुमको राइट्स दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन लेकिन उसके साथ क्या है, मोरल रेस्ट्रिक्शन भी है कुछ। ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तुमको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट तुमको इतना नहीं, इतना भी मैंने इतना भी फ्रीडम नहीं है कि तुम किसी को, किसी का धर्म के नाम पे, किसी का जात के नाम पे तुम उसको कुछ कमेंट मार दो, है ना। तो वो चीज है कि तुमको एथिकल क्या है, कि नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज द राइट, कि तुम्हारा राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, और राइट थिंग टू डू, तुम्हारे लिए करना क्या सही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास, तुम मूवी बना सकते हो, तुम ऐसा बुक लिख सकते हो, जो भी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं लिख देना है कि जिससे कम्युनिटी कम्युनिटी जो कम्युनिटी का जो हारमोनी है वो ये ब्रेक हो जाए, है ना। तो ये सारे जेनरिक डेफिनेशंस। ठीक, अब एक है कि गीता का श्लोक है, उसमें गीता में लिखा हुआ है, ये लाइन सब अगर तुम रट लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको रट लोगे तो तुम्हारा जो हमारे कॉपी चेक करने वाला भी उसको अच्छे से अप्रिशिएट करेगा कि भाई कुछ चीज ये रटा है, कुछ चीज रटना चाहिए। ये चीज तुम कहीं भी अप्लाई कर पाओगे, कहीं भी, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे में भी अप्लाई कर पाओगे। श्लोक्स वगैरह इक्का दुक्का ढंग का देखेंगे, जहाँ पे बताते जाऊंगा कि हाँ इसको रट लेना, क्योंकि ऐसे में भी यूज कर लोगे। सिचुएशन कुछ भी हो, बस अप्लाई करने आना चाहिए, नॉलेज वही है, उसको कहाँ अप्लाई करना है, बस अलर्ट रहना, एग्जाम हॉल में अलर्ट रहना है। और चीज अभी टेस्ट में प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। आत्मानी प्रतिकूलानी परिश्रम न समर्चय, गीता में मेंशन है। ठीक है, गीता में मेंशन है, और इसका मतलब यही है कि डू नॉट डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड नॉट वांट डन ऑन टू यू, कि तुम वैसा चीज मत करो जो तुम खुद नहीं चाहते हो कि मेरे साथ कोई ऐसा करे। ठीक है, और यही सेम लाइन क्रिश्चियनिटी में भी मेंशन है। ठीक, तो ये भी बता रहा है कि कोई कंडक्ट एथिकल है कि नहीं, जानने का क्या तरीका है, कि जो तुम्हारे तुमको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा कोई करे तो गलत होगा, वो कंडक्ट जो है अनएथिकल हो गया। और जो मुझे मेरे ऊपर हो जाए चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो वो एथिकल है। ये भी एक पैरामीटर है एथिक्स को ये करने का। अब जिसका पीएसआर ऑप्शनल है उनको तो पता होगा कि ये बहुत बड़ा मैंने पॉलिटिकल थिंकर है, एरिस्टोटल। एरिस्टो एरिस्टो नाम है, ऐसे नाम स्पेलिंग में एलिला है, लेकिन एरिस्टो बोला जाता है इनको प्रोनाउंसिएशन में। ठीक, निकोमेकियन एथिक्स, इसको भी पढ़ेंगे और नीचे में और एक बार ये दिए थे। ये क्या बोले थे कि एथिक्स जो है स्टडी ऑफ आइडियल ह्यूमन बिहेवियर, कि मुझे अगर एथिक्स जानना है तो तुम्हारा में जो ह्यूमन बिहेवियर क्या आइडियल होना चाहिए उसके बारे में हमको स्टडी करना पड़ेगा, कि एक अच्छा इंसान, जैसे राम, राम भगवान, राम, ठीक है,
इनका इनका जो बिहेवियर है वो आइडियल है, मैंने बोला था नहीं, पुरुषोत्तम राम, ठीक है। तो पुरुषोत्तम राम तो आइडियल में आइडियल ह्यूमन कैरेक्टर था उनका, ठीक। इट इज अ स्टडी ऑफ आइडियल ह्यूमन कैरेक्टर, मतलब राम के बारे में हम जान गए कि उनका जो भी कंडक्ट था आइडियल था, मतलब अगर किसी को करना है एथिकल कंडक्ट तो राम जैसा बनो, ठीक है। इट्स पर्पज इज टू डिटरमाइन मोरल प्रिंसिपल। और निकोमेकियन एथिक्स का क्या कहता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो स्टडी ऑफ आइडियल ह्यूमन कैरेक्टर कर रहे हैं, उसका पर्पज ये है कि हम डिटरमाइन कर सके कि मोरल प्रिंसिपल होना क्या चाहिए बाकियों के लिए, ठीक है। मैं रिसर्च किया इनके ऊपर, राम भगवान के ऊपर रिसर्च किया, मैं बोला कि इनका जो कंडक्ट है ना बहुत सॉलिड है, मतलब गजब के आदमी है, मतलब हर कोई इनको पसंद करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ इनका, मैंने जो भी हो, मैंने हर कोई इनको पसंद कर रहा है। अब पर्पज क्या था कि हाँ अच्छा ठीक है, इनका ये फीचर्स है, तो एक मोरल प्रिंसिपल सेट कर देते हैं ताकि बाकी लोग इसको फॉलो करें, ठीक। और क्यों करें इस मोरल प्रिंसिपल को फॉलो? टू लीव अ वर्चुअस एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है। अब जब तुमको यही क्वेश्चन आएगा कि एथिक्स क्या समझते हो तुम अपने हिसाब से, तुम आंख बंद करके तुम इसको लिख सकते हो कि एज पर निकोमेकियन एथिक्स, ठीक है। निकोमेकियन एथिक्स लिखना, ये लिख के आना, अगर नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हो, मैं भी नहीं कर पाता हूँ कभी कभार प्रोनाउंसिएशन। निकोमेकियन एथिक्स के हिसाब से एथिक्स क्या है कि एक आइडियल बिहेवियर को, ह्यूमन कैरेक्टर को पढ़ना है, और पर्पस क्या था कि ताकि हम एक मोरल प्रिंसिपल डेवलप कर पाए, डिटरमाइन कर पाए। और इसका क्या था, इसका माने इसका क्या यूज था कि टू लीव अ वर्चुअस एंड हैप्पीएस्ट लाइफ। क्यों फॉलो करेंगे इसको हम? क्या, ताकि हम एक वर्चुअस लाइफ जी सके, एक हैप्पी लाइफ जी सके। ये है तुम्हारा एथिक्स की, एथिक्स को क्यों फॉलो करेगा, एथिक्स क्या है, तो ये है निकोमेकियन एथिक्स, ठीक है। लिख के आना। इंट्रो में अगर दिख गया तुम्हारा, मान लेते हैं कि मैं प्रे करता हूँ कि तुमको पहला ही क्वेश्चन में तुम्हारा जो भी कॉपी है उसमें पहला ही क्वेश्चन में आ गया यही चीज, तुम यहीं पे दिखा देना अपना कि तुम कितने तुरम खान हो, और तुम आगे आंसर कैसा लिखने वाले हो उसको तुम बता देना यही सब लिख के। भारी भारी चीज, कुछ भारी चीज याद रखना पड़ता है तुमको। पढ़ते पढ़ते तो आ जाएगा, मतलब ऐसा तुम नहीं पढ़े हो पहली बार सुने हो तो अलग बात है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, ठीक है। पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, तुम रिवाइज करना लेकिन, और आंसर लिखते समय ध्यान रखना कि मैं इसको अप्लाई करके आऊंगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। एट एनी कॉस्ट अप्लाई करना है। नॉलेज तुम इससे पहले भी एथिक्स का बुक उठा के पढ़े हो, इससे पहले भी तुम वीडियोस वगैरह देख के उतार के मैंने कई बार देख चुके हो, ठीक है। लेकिन बस वही है कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको तुमको अप्लाई करना है एट एनी कॉस्ट। ये हो गया, बेसिक डेफिनेशन है इसका, तो यहाँ सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। डायरेक्टली बस बोल रहा है कि एसेंस ऑफ एथिक्स के बारे में पूछूंगा, डिटरमिनेंट्स के बारे में पूछूंगा, लेकिन एथिक्स है क्या, जान गए कि सही गलत, राइट रॉन्ग, ठीक है। एंड और मीन्स में चेक कर रहे हैं, मोरल जजमेंट के हिसाब से भी चेक कर रहे हैं एथिक्स क्या है, ठीक। और राइट्स एंड राइट थिंग टू डू, एथिक्स बता रहा है। और क्या कि एक आइडियल कैरेक्टर को स्टडी करना, प्लस उसका पर्पस ये है कि टू डिटरमाइन द फॉलो मोरल प्रिंसिपल, और प्लस कि वो जो फॉलो करेंगे मोरल प्रिंसिपल, उसको क्या काम है कि टू लीव अ वर्चुअस एंड हैप्पीएस्ट लाइफ। इसमें से तुमको जो भी ठीक लगेगा, जो भी लगेगा कि हाँ एग्जाम में तुमको मान लो यही याद आ गया और टाइम कम है, लास्ट क्वेश्चन है, लिख के आ जाना, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। तुम इसको लिखने जाओगे, हो सकता है तुम्हारा इंट्रो तो लिख दोगे लेकिन नीचे में बॉडी में कुछ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तुमको जो सुइटेबल लगे, अगर पहला ही क्वेश्चन में आ गया, सबसे पहला क्वेश्चन इंप्रेस कर देना एग्जामिनर को, पूरा उसको मजा आ जाना चाहिए पढ़ के कि अच्छा हाँ ये तो ज्ञानी बैठा है, ये मैंने कोई तो है जो ढंग का आंसर, इतना 10 कॉपी चेक किया होगा फालतू हवाबाजी टाइप से, अब ये कॉपी देख लेगा वो तो बोलेगा कि ठीक है, अच्छा लगेगा उसको देख के कि हाँ चलो लिख रहा है ठीक से, ठीक। अब एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स, एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स, जैसे एक तुम देखे थे ट्विटर पे, मैं तो सिर्फ मोस्टली ट्विटर ही चलाता हूँ, ट्विटर पे देखा था मैं कि रोनाल्डो के पास ऐसे कोका कोला का बोतल रखा हुआ था, उठा के वो नीचे रख दिया था, ठीक है। वो खुद नहीं कंज्यूम करता है, लेकिन कोका कोला के साथ स्पॉन्सरशिप होगा, वो जो भी फुटबॉल का जो होगा मैच टूर्नामेंट जो प्रोग्राम अरेंज किया होगा, स्पॉन्सर जो होगा, तो कोका कोला का बोतल उठा के नीचे रख दिए थे, ठीक है। वो एक्शन जो था, एक्चुअली सबको पता है कि कोका कोला में शुगर कंटेंट अप्रोक्स 50% के आसपास रहता है, हेल्दी नहीं है वो, हेल्थ में, अब मैंने डाइट कोक बोल के कुछ भी बोल देते हैं लिख देते हैं, लेकिन हेल्दी नहीं है वो। तो रोनाल्डो कंज्यूम भी नहीं करता है, तो उसको वो प्रमोट भी नहीं किया। वो जो एक्शन था उसका वैल्यू ड्रिवेन था, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल बताना हुआ इन सबको लिख के भी, अगर बताना हुआ एग्जाम्पल में कि एथिक्स क्या है, अगर अगर मान लेते हैं कि ओपीएससी तुम्हारे लिए तुमसे पूछ लिया कि तुम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एथिक्स एंड इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, तो तुम दो तीन लिख देना, इसमें से दो तीन तो डेफिनेशन उतार देना, ठीक है, कि मेरे हिसाब से ये भी होता है, मेरे हिसाब से ये भी होता है। और फिर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल को थोड़ा हल्का ओपन करना, एग्जाम्पल ऐसे कीवर्ड टाइप में लिख के आ जाओगे, तो मैं बोला ना कि एग्जाम्पल भी एथिक्स में थोड़ा सा खुलना रहता है, तीन तीन चार लाइन ओपन कर देना एग्जाम्पल कि हाँ रोनाल्डो भी जो मैंने ये किया था कि पान मसाला का जो ऐड हो रहा है, कि बहुत से सेलिब्रिटी हैं जो पान मसाला का ऐड कर रहे हैं, जैसे अक्षय कुमार रिसेंटली उनको क्रिटिसिज्म मिला सोशल मीडिया पे, तो वो बोले कि मेरा जो ऐड चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल का, तो ऐड है जो 3 साल तक दिखाते रहेगा, लेकिन मैं ऐड से अपना ये कर लिया हूँ, डिसोसिएट कर लिया हूँ अपने आप को, मैं और ऐसा पान मसाला का ऐड नहीं करूंगा,
है ना। तो एग्जाम्पल तुमको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और एग्जाम्पल लिखते समय तुमको ध्यान रखना है कि 2 से 3 लाइन एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, 2 से 3 लाइन एक्सप्लेन कर दूं ताकि एग्जाम्पल समझ आ जाए एग्जामिनर को कि अच्छा हाँ इसमें से ये एथिक्स निकल रहा है क्या। ठीक। विसिल ब्लोअर डिलेमा ये भी लिख सकते हो कि जो मैंने कोई जैसे मान लेते कोई करप्शन देख लिया कि किसी टाइप का करप्शन हो रहा है, उसको पता चल गया है, हाँ बोलना है कि नहीं बोलना है, मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या नुकसान है, सब सोचेगा। तुम्हें शायद इसी साल का जनवरी में तुम एक न्यूज फॉलो किए थे कि नहीं, बहुत बड़ा न्यूज बना था क्योंकि मीडिया वाले लोग उठा रहे थे। एक मुकेश चंद्राकर जर्नलिस्ट थे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, वो बहुत फेमस इसलिए भी है क्योंकि वो तुम्हारा नक्सलाइट लोग से डायरेक्टली उनका मैंने बात होता था। नक्सलाइट का जो भी उनका डिमांड होता था ना, नक्सलाइट उन्हीं को सिर्फ बताते थे कि ये सीन है, ये हम हमारा दिक्कत ये है, हमारे साथ ये दिक्कत हो रहा है, और सरकार उनका बात सुनता भी था। अब ये कुछ ऐसा चीज कवर कर लिए जिनको पता था कि इनको उसके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, रोड बना था कुछ छत्तीसगढ़ का, उसमें कुछ ऐसा करप्शन को रिपोर्ट कर दिया ये, उसकी वजह से इनको पूरा सेप्टिक टैंक जो होता है उसमें जिंदा फेंक दिया था इनका, जो भी मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर था इसको जिंदा फेंक दिया था इनको। ठीक। तो जो एक्ट है, एक्ट जो था इनका, एक्ट जो था ब्रेवरी शो किया। ठीक, ब्रेवरी शो किया, लेकिन विसिल ब्लो करना, विसिल ब्लो करना एथिकल पर्पस के लिए एक एग्जाम्पल है। ठीक। प्लस ध्यान देना कि सेफ्टी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, कि अगर मुझे प्रॉफिट प्रॉफिट अगर करना है तो एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन ह्यूमन डेथ, ह्यूमन लाइफ, बिल्कुल नहीं। तो ये कॉर्पोरेट एथिक्स में आएगा, जब देखोगे कॉर्पोरेट एथिक्स जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि वहाँ पे सेफ्टी सेफ्टी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो कुछ कंपनियां जो होती हैं सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करती हैं। तुम जैसे कोल कंपनी हो गई। ठीक है, कोल कंपनी अगर बिना उसको कोल वाश किए अगर भेज देती है तो उससे होगा क्या कि सल्फर कंटेंट हाई रहेगा, तो वो क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैंने पोल्यूटेड सल्फर रिलीज करेगा एयर में। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट बोला है कि भाई कोल को तुम धो के ये करो, तो उसका मकसद क्या है कि धोऊंगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेफ्टी का ध्यान देगा नहीं वो, तो क्या करेगा वो अनएथिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेगा वो। ठीक है, तो सेफ्टी वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऐसा ही हुआ था कि कोई मुंबई में तो ऐसे जगह का शॉर्टेज ही रहता है, तो कोई एड एड डाला था अपना बहुत बड़ा ये देके, होर्डिंग्स देके। तो हुआ क्या था, वो लास्ट ईयर का था ये, हुआ क्या था कि होर्डिंग गिर गया था पूरा, वहां पे जो पेट्रोल पंप था उसी के ऊपर गिर गया था, और इतना बड़ा होर्डिंग था कि बहुत लोग का डेथ भी हो गया था। क्या था मकसद की एडवर्टाइजमेंट चलाना है मुझे, वो भूल गया कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, परमिशन किससे लेना है, बीएमसी वाले को पैसा खिला दिया होगा, क्योंकि इस तरीके का कोई ऐसा नॉमसी नहीं है कि वो मैंने इतना बड़ा होर्डिंग शहर के बीचों बीच कोई ऐसा लगा दे पेट्रोल पंप के साइड में। हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा हुआ भी। तो ये है कि इन सब कीवर्ड को लिख के तुम हमें बता सकते हो कि मेरे हिसाब से एथिक्स का जब बात होता है तो सेफ्टी का ध्यान हुआ मतलब एथिकल कंडक्ट को फॉलो कर रहा है, अगर प्रॉफिट पे फोकस कर रहा है मतलब अनएथिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकता है वो। कि पान मसाला का ऐड, कि रोनाल्डो का, कि सचिन का, सचिन अपना जिंदगी भर मैंने ऐसा कोई भी ऐड नहीं किया जिनको वो सीन समझते थे, मतलब पाप समझते थे। ठीक है, वो मैंने बोलते भी थे कि मेरे फादर मुझे एक ही चीज बोले हैं कि कभी गलत चीज का ऐड मत करना, जिससे लोगों को सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो सचिन का वैसा था नेचर। अब इन एथिक्स इन एथिक्स वी ऑलवेज नीड टू मेक हार्ड चॉइसेस टू रिजॉल्व द डिलेमा। एथिक्स जब तुम चलोगे तो तुमको हमेशा, एक सीन था जहाँ पे दुर्योधन दुर्योधन पूछता है, दुर्योधन को समझाते रहती है उनकी माँ जो गांधारी है, कहते रहती है कि भाई तुम धर्म का पालन करो ना। तो वो रिप्लाई में बोलते हैं कि धर्म मुझे, मतलब धर्म हर किसी को जिंदगी भर कष्ट ही देगा, मतलब दुख देगा। ठीक है, धर्म ऐसा है कि उसको पालन करोगे तुमको दुख ही मिलेगा। ठीक है, और अधर्म, बोला कि अधर्म में क्या है कि कम से कम प्रेजेंट वाला जो मैंने जो जो बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म गेन जो है वो तो है ना कम से कम। ठीक है, बाद में जो होगा होगा तो अलग बात है, लेकिन उनका माँ उनको समझा रही थी, और वो ये भी बोल रहे थे कि मुझे ये भी पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, फिर भी वो गलती की है। ठीक। तो हमेशा उनको पता था कि मेरे को सही करूंगा तो क्या होगा, गलत करूंगा तो क्या होगा, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि मुझे धर्म धर्म जो भी पालन करता है उसको मिलता है पेन, और जो अधर्मी रहता है कम से कम उसको शॉर्ट टर्म गेन तो रहता है कम से कम। तो ये बोल के डिस्कशन तुम महाभारत देखे हो तो ये डिस्कशन है उसमें। तो इन एथिक्स वी ऑलवेज नीड टू मेक अ हार्ड चॉइस टू रिजॉल्व द डिलेमा। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है और तुमको डिसाइड करना है तो तुमको हमेशा एक बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ेगा उस चीज से बाहर निकलने के लिए। बस एक ऐसा ही कोट है। अब एथिक्स जान गए, एज ए डेफिनेशन एथिक्स जान गए। एथिक्स में क्या क्या जाने कि 3 4 डेफिनेशन पढ़े, उसमें से एक में बोला कि ये कीवर्ड रट लो, रट लो। अभी से तुम जितना भी कॉपी में लिखोगे आंसर कम से कम ये वाला याद होना चाहिए, बाकी इसमें से कोई एक दो ठो उठा के रखो, ये वाला रखोगे तो और अच्छा। मैंने ऐसे चलो। ठीक है, ऐसे चलो, इन तीनों में से ऐसे प्रेफरेंस वाइज इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना, उसका इसको देना, उसका इसको देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को मजा आ जाएगा पढ़ के। अब एथिक्स तो जानिए कि क्या है, एथिक्स क्या नहीं है।
डायग्राम देखोगे समझ जाओगे, ये एथिक्स है, ठीक। और कुछ पोर्शन है यहाँ पे कि लॉ का कुछ चीज एथिक्स हो सकता है, फीलिंग का कुछ पार्ट एथिक्स हो सकता है, धर्म का कुछ पार्ट एथिक्स हो सकता है, सोसाइटी का भी कुछ पार्ट एथिक्स हो सकता है, लेकिन हर चीज नहीं हो सकता। डायग्राम याद रखना, जब भी एथिक्स वर्सेस व्हाट इज नॉट एथिक्स पूछ देगा, ऐसे तो पूछा भी नहीं है ओपीएससी, सॉरी यूपीएससी तो अभी तक पूछा नहीं है। अब जैसे तुम बोले कि मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है, जैसे कि मुझे कोई बोलता है कि चीटिंग इन रिलेशनशिप, चीटिंग इन रिलेशनशिप क्या है, मुझे उस समय सही लग रहा था, मुझे यही चीज कर रहा था, तो चीटिंग इज अ चॉइस, ठीक है, चीटिंग इज अ चॉइस, ठीक। अब तुम बोलोगे कि नहीं, मुझे उस समय ऐसा फील हो रहा था कि मुझे चीट करना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से वही एथिकल है, तो फिर वो गलत होगा। एथिक्स इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, सिर्फ फीलिंग नहीं हो सकता वो एथिक्स, ठीक है। व्हाट इज नॉट एथिक्स, जस्ट फीलिंग जो है वो एथिक्स नहीं है। कि तुम चीट कर दिए रिलेशनशिप में हो, या तुम किसी बिजनेस में चीटिंग कर दिए, ठीक है, तो वो एथिक्स नहीं है, क्योंकि तुमको ऐसा तुम जस्टिफाई कर दोगे कि मेरा इंट्यूशन कह रहा था कि मैं जो चीज कर रही हूँ सही हूँ, या जो चीज कर रहा हूँ वो सही है, फिर तुम रीजनिंग भी दे दोगे उसको कि अच्छा मैं इसलिए किया क्योंकि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो एथिक्स नहीं है, तुम्हारा फीलिंग्स जो है एथिक्स नहीं है, ठीक। रिलीजन, रिलीजन इफ बेस्ड ऑन फिक्स्ड आइडियोलॉजी, अगर मान लेते हैं कि इस्लाम का क्रिएशन हुआ 1700 1700 ईयर में, ठीक है, तो उस समय से लेकर अभी तक इस्लाम अगर वैसा ही रह जाता पूरा कि अपने को चेंज ही नहीं कर रहा है, चेंज ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो चेंज नहीं करेगा समय के साथ, तो फिर पढ़ेंगे देखेंगे अभी रिलेटिव एथिक्स और एब्सोल्यूट एथिक्स, अगर चेंज नहीं कर रहा है और वही पुराना मैंने वही चीज को फॉलो करते आ रहा है, तो फिर दिक्कत होगा, फिर दिक्कत होगा, फिर वो हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि फिर इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में जो रिलीजन में लिखा हुआ है वो चीज सही ही है, ठीक है। इसको एक और पढ़ेंगे, अभी नीचे में एक और देखेंगे इसको। रिलीजन सब हर टाइम रिलीजन एथिकल नहीं हो सकता, इफ बेस्ड ऑन फिक्स्ड आइडियोलॉजी, कि आइडियोलॉजी एक तो था और वो फिक्स हो गया, अब तो चेंज ही नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहना, मैंने जो नेचर का जो ये है लॉ है कि नेचर इज मैंने ऑलवेज चेंजिंग, कीप चेंजिंग, हमेशा चेंज होते रहता है। वर्ना सिस्टम इन मनुस्मृति, अब वर्ना सिस्टम भी अपने आप को एडजस्ट करते रह रहा है, कि वर्ना सिस्टम को गांधी तो सपोर्ट करते थे पूरा कि वर्ना सिस्टम सही चीज है, अच्छी चीज है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ के बेसिस पे कास्ट इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ से, ठीक है। तो फिक्स हो गया तो फिर दिक्कत है, वो एथिकल नहीं माना जाएगा। लीगल नॉट ऑलवेज एथिकल, जो चीज लीगल है हमेशा एथिकल होगा जरूरी नहीं है, ठीक। ड्रग टेस्टिंग ऑन एनिमल, एनिमल का ऊपर ड्रग्स ये करके देना, अब ये डेफिनेशन को ऐसे समझ लो कि डू नॉट डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड नॉट वांट डन ऑन टू यू, ठीक। कंडक्ट एथिकल है कि नहीं, उस डेफिनेशन से भी जस्टिफाई कर देंगे। अगर ठीक है हम बोल रहे हैं कि हम तो लाखों लोग को बचाएंगे, तो ठीक है, तो तुम्हारे ही ऊपर कर देते हैं, लाखों लोग को बचाना है, तुम चाहोगे कि तुम्हारे ऊपर कोई ड्रग टेस्ट कर दे, उसका क्या है इफिकेसी तुमको पता ही नहीं है, तो लीगल है, लीगल है एनिमल टेस्टिंग, एनिमल के ऊपर ड्रग टेस्ट करना लीगल है, लेकिन ये एथिकल नहीं बोलेंगे इसको। अब समझे क्या पढ़े हम यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी भी यही लाइन बोल रहा है। पहले देखे कि व्हाट इज एथिक्स, अब देख रहे हैं व्हाट इज नॉट एथिक्स, व्हाट इज नॉट एथिक्स। सोशली एक्सेप्टेबल, सोसाइटी में तुमको कुछ चीज है जो सबको कॉमन लग रहा है, सबको मैंने लग रहा है कि हाँ ये चीज सही है, बीट की तुम डाउरी कह लो या एलमनी कह लो, तो ठीक है, तो डाउरी में बोलोगे तो नॉर्दर्न इंडिया जो फ्यूडल सोसाइटी है वहाँ पे डाउरी बहुत प्रिविलेंट है, ठीक है, उनको मैंने फर्क ही नहीं पड़ता कि डाउरी क्या है नहीं है, लेकिन वही कि लॉ, अब जैसे लीगल में एलिमनी, तो एलिमनी भी है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है कि सब कुछ है, लेकिन किस लेवल तक का एलिमनी मिलना चाहिए कि एट द कॉस्ट ऑफ की, मैंने इतने सारे वीडियो तुम देखते हो कि जहाँ पे जो मेल पार्टनर है वो कह रहा है कि भाई मेरा तो इनकम ही, मैंने जो फीमेल पार्टनर है वो तो ज्यादा इनकम एजुकेटेड है, ज्यादा इनकम जनरेट कर रही है, मेरा तो उतना भी इनकम नहीं है, उस एफिडेविट सबमिट भी कर रहा है, लेकिन हो रहा है, तो सोशली एक्सेप्टेबल मे नॉट बी एथिकल। सती जैसे था, सती सती क्या था कि सोशली एक्सेप्टेबल था, राजा राम मोहन रॉय को दिख रहा था कि ये चीज गलत है, ठीक है, गलत है, और लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करके रखे हुए था, इसलिए राजा राम मोहन राय एज ए रिवाइवलिस्ट, रिवाइवलिस्ट आए कि भाई, सॉरी रिवाइवलिस्ट नहीं, रिफॉर्मिस्ट एज ए रिफॉर्मिस्ट आए कि मुझे ठीक करना है चीजों को, ठीक है, ब्रिटिश का हेल्प लिए इसको हटाने के लिए, ठीक है। कब हटा था सती, सती कब हटा था, किसके ये में हटा था, कौन गवर्नर थे सती हटा। सर विलियम विलियम बेंटिक। बेंटिक 1829। हम्म। बेंटेक, हाँ। अब कुछ चीज है जो रट लो, ठीक है, एथिक्स का कुछ भी आएगा कहीं से भी, ऐसे तो लिख जाऊं फ्रेशली, ठीक है, जब भी पूछेगा ना कि एथिक्स कहाँ से, कोई आदमी अगर एथिकल हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, तो अपना एथिक्स सीख रहा होगा फैमिली से, ठीक। दूसरा वो रिलीजन, जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहा है वहां से कुछ एथिक्स सीख रहा होगा, कि कोई हिंदू है तो बोलेगा कि मैंने गीता पढ़ा, मुझे गीता से बहुत कुछ सीखने को मिला,
कोई मुस्लिम है तो कोई बोलेगा कि मैं कुरान पढ़ा हूँ अच्छे से, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई ईसाई है तो बाइबल का रेफरेंस देके बोलेगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एथिकल चीज, ठीक है। ऐसे सोसाइटी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सोसाइटी एथिकल कंडक्ट, कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी होते हैं जो बहुत एथिकल कंडक्ट फॉलो करते रहते हैं। अगर सोसाइटी की बात बोलूंगा तो जैसे कि मान लो कि जो जो पंजाब है, जो तो मैंने एक अगर रीजन बोला जाए तो मेजोरिटी वहाँ सिख है, तो वहाँ पे वो जो लंगर का सिस्टम है, ठीक है, कोई भी गरीब मैंने भूखा नहीं सोता होगा। प्लस उनका जो क्या बोलते हैं उसको, सर्विस, क्या बोलेंगे उसको, कीवर्ड नहीं आ रहा है, जो सर्विस उनका जो मैंने दूसरों को समर्पण मैंने समर्पित होकर पूरा जो केयर करना, वो सोसाइटी है, तो सोसाइटी भी बहुत लोग सीखता है अपना। ठीक। लॉ, लॉ से भी सीखने को मिलता है कि अच्छा ये अभी देखेंगे इसको, बस खाली याद रखो कि फ्रेशली में ई और वाई साइलेंट है, बाकी के कीवर्ड रट लेना, आएगा, इसको यूज कैसे करना है बताऊंगा। फैमिली, रिलीजियन, हिस्ट्री, लॉ, सोसाइटी, सबसे सीखने को मिलता है। हम हिस्ट्री से क्या सीखे? नॉन वायलेंस, इंडिया, INF। और क्या सीखे हिस्ट्री से? कि वुमेन का इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए था। जब हम सभा समिति पढ़ रहे थे तो वहां पे वुमेन का भी पार्टिसिपेशन था एंशियंट इंडिया में, ठीक है। तो वो चीज, हिस्ट्री से आदमी अच्छा चीज भी सीखता है, लॉ से भी अच्छा चीज सीखता है, सोसाइटी से भी सीखता है, रिलीजन से भी सीखता है, फैमिली से भी सीखता है। 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। एग्जाम में अगर पूछता है कि एथिक्स के सोर्स क्या है, 5 चीज लिख के आना। मिनिमम 5 पॉइंट, हमेशा कहता हूँ कि 5 पॉइंट बहुत मोर देन एनफ है, ठीक है। और स्पेशली OPSC के एग्जाम में, कि यहाँ पे एग्जामिनर पढ़ना एंजॉय कर रहा है, उसको एक एग्जाम्पल दे दोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ कैसे तुम फैमिली से क्या सीखे हो, रिलीजन से तुम कैसे क्या सीख रहे हो। एक एग्जाम्पल तुमको बताना पड़ेगा कि तुम फैमिली से क्या सीखे। जैसे कोई कोई होता है कि अपने फैमिली से ही मतलब लोगों का मदद करना है, कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है, फैमिली का कल्चर है उनका, कि तो फैमिली से सीखा है वो। रिलीजन तो बोलेगा कि कोई जो मैं अपने धर्म से कुछ अच्छा चीज क्या सीखा हूँ, तो यही कि बड़ों का आदर करो, कि मैंने पेरेंट्स की नॉनवेज मत खाओ, किसी का जान मत लो, कि किलिंग मत करो। बुद्धिज्म में नो किलिंग्स का बात है, जो 5 प्रेसेप्ट जो है पढ़ेंगे वो सब, 5 प्रेसेप्ट जो उसमें बोला है कि नो किलिंग। तो वहां से सीख रहे हो तुम, रिलीजन से सीख रहे हो। तो ऐसे एक एक पॉइंट, एक एक एग्जाम्पल, एक एक पॉइंट, एक एक एग्जाम्पल, बस ये याद रखना कीवर्ड, ये सब अप्लाई होगा, सब अप्लाई होगा। तुम बस रट लेना, जहां पे कहना रट लेना, रट लेना, क्योंकि टाइम उतना ही है कि कुछ चीज रटना पड़ेगा, और बाकी कुछ लॉजिकली फ्लो में स्ट्रक्चरली समझते जाना है। तुम जब 2 क्लास खत्म होगा तो तुम, मैं एश्योर कर रहा हूँ कि तुम अगर एक भी फुल लेंथ एथिक्स में बैठोगे, तुम एटलीस्ट इतना होगा कि तुम एंड टू एंड लिख पाओगे, कुछ नहीं जानते हुए भी तुम लिख पाओगे, बस खाली पकड़ लेना। और जब कोर्स खत्म होगा तो तुम एटलीस्ट लगभग पूरा जो 15 क्वेश्चन आने वाले OPSC में, तुम पूरा एंड टू एंड जस्टिफाई करके लिख पाओगे कि हाँ अब मजा आया लिख के, कि हाँ इसका मतलब ये था और मैं लिख के आया हूँ। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो जिससे क्वेश्चन बनता है, एसेंस ऑफ एथिक्स, कोर प्रिंसिपल। कोर प्रिंसिपल, एसेंस। अब ये चीज क्यों पढ़ेंगे हम, ये चीज क्यों पढ़ेंगे हम, ताकि एथिक्स को हम बस बोल दिए कि एथिक्स तो ये है, अभी तो उतना ही देखे, ठीक है। लेकिन किसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए, और अच्छे से समझने के लिए क्या बोलते हैं कि अच्छा एथिक्स को अब कंपेयर कराते हैं दूसरे के साथ, कि लॉ के साथ क्या है एथिक्स, तो अच्छा ये है। फिर मोरल के साथ क्या डिफरेंस है, तो और अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छा एथिक्स ये है, मोरल, ठीक है। तो एक एक करके सब ऐसे ही पढ़ेंगे, एथिक्स के साथ वैल्यूज के साथ क्या है एथिक्स का लेना देना, मतलब कितना डिफरेंट है वैल्यूज के साथ। तो जितना ज्यादा कंपेयर करेंगे उतना ज्यादा डिटेल में समझेंगे एथिक्स क्या है। तो वही एसेंस ऑफ एथिक्स, तब जाके पता चला कि एक्चुअली में कोर वैल्यूज जो है वो, और ओवरऑली तुम पूरा थ्रू आउट द पेपर अभी तुम नहीं भी पढ़े होगे एथिक्स, तुमको ये रियलाइज हो रहा होगा ना कि हर एथिक्स भी तो सेम ही है, मोरल भी तो सेम है, वैल्यू भी तो सेम है, और एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड भी तो वही सेम ही लगता होगा तुमको, ठीक है। लेकिन अभी तुम जानोगे कि जब कंपेयर करोगे कि वैल्यूज के साथ क्या एथिक्स का लेना देना है, कि लॉ के साथ क्या लेना देना है, कि तुम्हारा एटीट्यूड के साथ क्या लेना देना है, तब जाकर तुम रियलाइज हुआ कि अच्छा ये है एथिक्स। अब पता चला मुझे कि एथिक्स एक्चुअली में क्या है। पहला, एब्सोल्यूट एथिक्स, रिलेटिव एथिक्स। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे रखो, तुम एग्जाम में पॉइंट जनरेट कर लोगे। क्यों कह रहा हूँ, जब समझ लिया हो कि एब्सोल्यूट एथिक्स, ऐसे याद रखना एब्सोल्यूट एथिक्स, कि जो अ, राम जी का जन्म कौन से युग में हुआ था, किसी को पता है, बताओ। जैसे द्वापर युग, त्रेता कृष्ण का हुआ तृतीय, था, हाँ? त्रेता तृतीय। त्रेता युग में हुआ था, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि चार चार पिलर थे, उसमें से चौथा पिलर कलयुग है, ठीक है। फोर्थ पिलर जो है कलयुग है, 3 पिलर टूट चुके हैं, फोर्थ पिलर कलयुग है, लास्ट पिलर ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कहीं पढ़ा था, ठीक है। तो त्रेता युग हो कि त्रेता युग में तो, त्रेता युग हो कि द्वापर युग हो, जो भी हो, ठीक। लेकिन जी, और एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है कि जैसे एक सतयुग, सतयुग है, ठीक है, यहाँ पे लोग हर कोई सच ही बोलता था, ठीक है। हर कोई सतयुग मतलब कि वहाँ पे हर कोई सच ही बोल रहा है। एब्सोल्यूट है मतलब कारण कुछ भी हो, कि तुम किसी का जान बचाना है तो भी तुमको, किसी का जान खतरे में है फिर भी तुमको सच ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। युधिष्ठिर को ले लो, युधिष्ठिर एंटायर लाइफ सच बोला वो, बस आखिरी मोमेंट पे
श्री कृष्ण के बहकावे में आके वो अर्ध सत्य बोल दिया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट था कि वो जिंदगी भर बोला कि मैं सच ही बोलूंगा, लेकिन कृष्ण उसको कन्विंस कर लिया उस समय कि तुमको नहीं, यहाँ पे झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो धर्म का स्थापना नहीं हो पाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कि एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट तुमको मैंने सच ही बोलना है, कि तुमको एट एनी कॉस्ट अच्छा मैंने सही करना है। तुम्हारा जो एक्ट है, जो तुम्हारा जो एक्शन है, वो वही करना है जो एथिकल है, चाहे किसी का जान जाए, चाहे किसी का नुकसान हो, उससे तुमको सोचना नहीं है, तुमको बट एट एनी कॉस्ट करना ही है सही चीज। सतयुग में लोग सच ही बोलते थे, कोई मर जाए, कोई डर जाए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा, बस हर कोई सच बोलते थे। तो सतयुग यूनिवर्सल है ये, कि तुम अगर इंडिया में हो तो तुम सच बोल रहे हो, कि तुम अमेरिका में हो तो भी तुमको सच बोल रहे हो, तुम एथिकली माना जाएगा तुमको। ठीक है, कहीं भी अक्रॉस द अर्थ तुम कहीं भी हो, यूनिवर्सल है वो, कि तुम एब्सोल्यूट एथिक्स जो है वो हर जगह सेम ही रहेगा, कि सच बोलना अच्छा है तो दुनिया के हर कोने में अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि हाँ तुम इंडिया में बोले तो सच बोलना ठीक है और वहां बोले तो गलत हो जाएगा सच बोलना, ऐसा नहीं। तो एब्सोल्यूट एथिक्स क्या सिखाता है कि वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। जो तुम्हारा यूनिवर्सल कीवर्ड से तुमको ये भी याद आना चाहिए, एंशिएंट इंडिया पढ़े हो, बुद्धा का यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या था बुद्धा का, याद है? कि लाइफ जो है मिजरी है ना, और इसका सॉल्यूशन है डेथ, मैंने मिजरी से बाहर निकलने का भी सॉल्यूशन है। यूनिवर्सल ट्रूथ था ना कि लाइफ में अगर जन्म लिए हो तो तुम्हारे पास दुख दुख रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ था, वो तुम इंडिया में पैदा हो या तुम अफ्रीका में हो या तुम अमेरिका में हो, उनका जो यूनिवर्सल ट्रूथ था। तो यूनिवर्सल का मेरे कहने का मतलब है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, प्लेस, ठीक है, योर स्पेसीज, तुम किस भी स्पेसीज के हो, सबको साइड करते हुए यूनिवर्सल चीज है कि एथिक्स मतलब वो हर किसी पे इक्वली लागू होना चाहिए। ठीक, स्ट्रिक्ट होता है, फिक्स्ड कोड होता है, नॉट सिचुएशनल। सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सल है कि हर जगह इक्वली अप्लाई होगा, फिक्स है, नॉट सिचुएशनल है। और तीसरा है ऑब्जेक्टिवली जज्ड, मतलब कि तुमको पता है कि चार आदमी खड़े हैं, तुमको पता है कि इसमें से दो आदमी सच बोलता है तो ये किसी भी कॉस्ट में सच ही बोलेगा, तुमको उसको जाके एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब्जेक्टिव मतलब या तो हाँ होता है या तो नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट में या तो तुम सही कर रहे हो या तो तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, एब्सोल्यूट, पूरा एब्सोल्यूट। ऑब्जेक्टिवली दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो सही चीज करो या तो रॉन्ग चीज करो। एब्सोल्यूट एथिक्स ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, अगर कोई एक्शन किए तुम्हारे पास या तो राइट किए, अगर कुछ गलत किया हो तो तुम रॉन्ग किए, दो ही चॉइस है। अब चौथा पॉइंट, प्रिवेलेंट इन परफेक्टली इवॉल्व सोसाइटी। मैं क्या बोला कि ये चीज प्रिवेलेंट कहने का मतलब कि मैंने मोस्टली क्या होता है कि जो सोसाइटी बहुत ज्यादा इवॉल्व है, मतलब अपने आप को बहुत समय से जीता हुआ आ रहा है और बहुत मैंने पास्ट अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने को करेक्ट करते आ रहा है, तो वो सोसाइटी एब्सोल्यूट एथिक्स को फॉलो करेगी। उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास अपना कोई धर्म होगा, कोई अपना एक्सपीरियंस होगा, तो उस चीज को वो रखे हुए कि हाँ ये चीज करने से गलत होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लो ऐसे कि ओवरऑली अगर देखा जाए पूरे अर्थ के ग्लोब में, तो जिसका भी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन है, जो भी कंट्री सिविलाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि चाइना चाइना का, कि इंडिया का, ये लोग मैंने ओवरऑली बाकी जो पार्ट की कंट्री है जहाँ पे नए नए इवॉल्व हुएंगे, नए नए जन्म हुएंगे, उनका ही मुकाबले ये लोग ज्यादा एथिकल कंडक्ट में ये लोग आगे होंगे। ठीक है, तो ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ, डिफरेंशिएट करते समय लिखोगे एग्जामिनर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि प्रिवेलेंट, मोस्टली प्रिवेलेंट इन एब्सोल्यूट सोसाइटी, मैंने सॉरी इवॉल्व सोसाइटी, जो सोसाइटी बहुत समय से अपना जिंदगी एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख चुका है, वो सोसाइटी में एब्सोल्यूट एथिक्स फॉलो किया जाएगा। और क्या, डज नॉट अलाउ फॉर लेसर इविल, डज नॉट अलाउ फॉर लेसर लेसर इविल क्या, कि ये मैं बोला ना कि कोई आदमी आया तुमसे पूछा कि अरे कहाँ गया तुम्हारा दोस्त, उसको मेरे को जान से मारना है। अब तुम हो ठहरे सत्यवादी, तुमको पूछा कहाँ गया, तुम बोले अरे जान से जाए जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुमको सच बोलने का ही घमंड हो गया है। ठीक है, तो तुम बोल दिया कि अरे वहां छुपा हुआ है, जाओ उसको निपटा दो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कोई अलाव ही नहीं दे रहा है कि ठीक है मैंने सेकंड ऐसा कोई चीज कर दूं। तो यहाँ पे पूरा एब्सोल्यूटिस्ट का बात कर रहा है कि नहीं, एट एनी कॉस्ट तुमको करना ही पड़ेगा, तो सही काम करो नहीं तो मत करो, सीधा सा हिसाब किताब है। अब यहाँ जो एग्जांपल लिखा था कि डज नॉट अलाउ फॉर लेसर इविल, वो ये था कि अमेरिका अपने आप को जस्टिफाई किया क्या बोल के कि मैं बॉम्ब इसलिए गिराया जापान में, अगर नहीं गिराता तो वर्ल्ड वार चलते रहता और जान जाते रहता, इसलिए मैं एक बार ऐसा बॉम्ब गिरा दिया कि सब कोई डर गए, उसके बाद वर्ल्ड वार खत्म हो गया। ठीक है, अमेरिका का जस्टिफिकेशन था। तो ये इस चीज को भी एंटरटेन नहीं करता है एब्सोल्यूट एथिक्स, इस चीज को भी एंटरटेन नहीं करता है कि हाँ दोनों तो गलत थे उसमें से एक चुन लिए, गलत है मतलब करना ही नहीं है, दोनों गलत है तो दोनों को नहीं करना है, एब्सोल्यूट एथिक्स बोलेगा। ठीक है, लेकिन रिलेटिव एथिक्स क्या करता है कि अच्छा दो गलत हैं तो इसमें से जो सबसे कम गलत है उसको कर लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या है रिलेटिव एथिक्स। वेरी विद द कॉन्टेक्स्ट,
कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चेंज होगा वो। जैसे कि अमेरिका में अगर वो चीज करना सही है तो हो सकता है इंडिया में गलत हो। एग्जाम्पल सिचुएशनल। अब कीवर्ड है हाइंस डिलेमा, कहीं पे अप्लाई कर पाओगे तो कहानी बता देता हूँ कि इसको इसका मैंने इसकी वाइफ बीमार थी तो ये मेडिसिन वगैरह लेने गया था, तो इसके पास पैसा नहीं था, तो ये क्या कर सकता था, या तो चोरी करता या तो अपनी वाइफ को मरते हुए देखता, इसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो सिचुएशनल है, ये बोलेगा कि हाँ मैं चोरी किया, ठीक किया, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ को बचाना था। समझ गया, तो सिचुएशनल है ये रिलेटिव एथिक्स। अच्छा बात क्या है, जैसे इसका इसका क्या था कि इसका अच्छा बात क्या था एब्सोल्यूट एथिक्स का, कि ह्यूमन लाइफ जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया। ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका क्या बोलता है, अमेरिका बोलता है कि मैं जाके मारूं तो ठीक, ठीक है, लेकिन बाकी लोग अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, वायलेशन है। ठीक है, तो अमेरिका ऐसा बोलता है। उसका होता है कि सिचुएशनल होता है, रिलेटिव टाइप में बात करता है अमेरिका अपना सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, है ना। तो वैसे रिलेटिव एथिक्स का फायदा क्या है कि तुम सिचुएशन के हिसाब से बदल जा रहे हो। मतलब अच्छी बात क्या है तुम्हारा, कि तुम्हारा कल्चरल डाइवर्सिटी रहेगा। जैसे कि एक ही जगह पे 4 आदमी है कि 10 आदमी है, कि तुम जैसे यूसीसी के सॉरी, अगर यूसीसी को क्रिटिसाइज भी करना हुआ तो इस ग्राउंड पे कर सकते हो कि कल्चरल डाइवर्सिटी है तो यूसीसी गलत हो गया, क्योंकि सबको एक तराजू में तौल देना सही बात नहीं है ना। तो सिचुएशनल क्या है कि रिलेटिव एथिक्स अगर रहेगा सोसाइटी में तो अच्छी बात क्या है कि कल्चरल डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगा। अब जैसे एक कम्युनिटी वाले खा रहे हैं मांस मछली, ठीक है, दूसरे कम्युनिटी वाले नहीं खा रहे हैं, तो एक दूसरे को अगर एक दूसरे को बोलते रहेंगे कि अरे भाई एब्सोल्यूट एथिक्स क्या है कि हमको किसी को भी मार के नहीं खाना चाहिए, तो फिर क्या होगा, दोनों में डिसहार्मनी क्रिएट होगा। तो वही कह रहा हूँ कि सिचुएशनल एथिक्स जो होता है या फिर रिलेटिव एथिक्स जो होता है वो एक अच्छा चीज करता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, दूसरे कम्युनिटी के प्रति इंटॉलरेंट मैंने टॉलरेंस लेवल हाई रखता है। और क्या, कि जो मेजोरिटी में जो मेजोरिटी में है, जैसे मान लो कि कुछ कम्युनिटी हो गए, मेल कम्युनिटी हो गए, ठीक है, कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं यही चीज सही है, जो कि पेट्रियार्की नहीं, यही चीज सही है। ठीक है, तो अगर रिलेटिव एथिक्स रहेगा तो तुम जो फीमेल का जो डिफेंड करने वाला हो वो बोलेगा ना कि नहीं नहीं, मेरे हिसाब से मैं भी सही हूँ। ठीक है, क्यों सही हूँ, क्योंकि वुमेन को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इकोनॉमी में। तो पेट्रिया को काउंटर करने के लिए कौन आएगा, जो वुमेन का पक्ष रखेगा, जो वुमेन का साइड लेगा। तो क्या बोल रहा है ये, कि तुम जो कर रहे हो वो भी सही और मैं जो कर रहा हूँ वो भी सही, बस जस्टिफिकेशन देना है। अब तुमको तुम्हारा जो पूरा एंटायर एथिक्स है ना, तुम्हारा पूरा एंटायर एथिक्स है, वो क्रक्स में यही है रिलेटिव एथिक्स का, कि तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछा है तुम सबका हाँ या ना बोलो, लेकिन साथ में एक एथिक्स का कीवर्ड डाल देना। एकदम प्रिंट कर लो, लिख लो, क्वेश्चन देखे, मतलब तुमको हर चीज में आंसर देना है कि हाँ मैं होता तो ये करता, ठीक है, ये करता तो क्यों करता, तो ये होता, ठीक है, फिर ये भी करता तो उसमें होता तो क्या होता, तो ये होता। समझ गए, तो रिलेटिव की सिचुएशनल है तुम्हारा, तुमको करना सब है, तुम्हारे पास चॉइसेस सब आ रहे हैं, ठीक, लेकिन बताओ कि कैसे, ये कैसे सही है और ये कैसे सही है और ये कैसे सही है। ठीक है, केस स्टडी में रिलेटिव एथिक्स का भारी यूज होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिवली जज किया जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली जज किया। यहाँ पे तो था या तो करो या तो मत करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिचुएशन के हिसाब से, कि तुम जैसे बोले ना कि सब्जेक्टिवली में, अब पेपर लिखा, पेपर चेक किया, यहाँ पे मेंस में सब्जेक्टिव चेकिंग हो रहा है, क्या कि किसका कॉपी, वही कॉपी अगर कोई दूसरा फैकल्टी चेक करता 10 नंबर देता, कोई और चेक कर रहा है तो 9 दे रहा है, कोई और चेक कर रहा है तो 15 दे रहा है। तो सब्जेक्टिविटी है, तो यहाँ पे वही है कि पता नहीं चल रहा है कि क्या सही है, लेकिन सबको लग रहा है कि हाँ मैं सही किया हूँ, तो जस्टिफिकेशन दे दे रहा है कि मैं इसलिए सही किया हूँ। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यस और नो। जैसे तुम प्रीलिम्स में बैठते हो, 4 ऑप्शन होता है, या तो करेक्ट होगा तो या तो रॉन्ग होगा। तुम जब घर में आके चेक करोगे या तो करेक्ट होगा या तो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी है, मेंस क्या है, सब्जेक्टिविटी है ना। तो रिलेटिव एथिक्स पूरा क्रक्स है पूरा एथिक्स का, कि तुम्हारा जो आंसर होगा तुम हर चीज बताओगे, लेकिन बताओगे कि क्यों कर रहे हो, जस्टिफाई करोगे कि मैं ये एथिकल कंडक्ट इसलिए फॉलो करूंगा क्योंकि मुझको ये चीज करना है। सोसाइटी विच इज नॉट परफेक्टली इवॉल्व यूज इट। जो सोसाइटी परफेक्टली इवॉल्व नहीं है, तो इवॉल्व नहीं है, या फिर किसी भी कारण से आइडियोलॉजिकल उसके में ये आ गया है, ठीक है, आइडियोलॉजिकली वो करप्ट हो चुका है, तो वो रिलेटिव एथिक्स को फॉलो करेगा, क्योंकि अपने स्वार्थ को पहले देखेगा वो, और अपना सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो सारे डिसीजन को जस्टिफाई करते जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इसका। अब जैसे में पढ़े थे एनवायरमेंट में पढ़े होंगे, एक बार ओपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा था, डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी। ठीक है, डीप इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि एनवायरमेंट को बचाना हमारा ही मैंने हमारा ड्यूटी है, ठीक है, बचाना ही पड़ेगा हमको। ये कहते हैं कि हम इसलिए बचाएंगे क्योंकि हमको थोड़ा फायदा है। कैसा फायदा, मॉनेटरी फायदा, शैलो इकोलॉजी वाले। तो इनको इनका स्वार्थ है कुछ, तभी ये बचा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं, स्वार्थ नहीं भी होने से हमको एनवायरमेंट बचाना पड़ेगा।
ठीक है, एब्सोल्यूट टाइप में कि बचाना पड़ेगा। एनवायरमेंट को अगर खराब करते हैं मतलब हम लोग अनएथिकल हो गए। तो क्या हो गया, एग्जाम्पल में अगर देना भी हुआ तो यहाँ पे लिख सकते हो कि तुम्हारा क्या डीप इकोलॉजी का एग्जाम्पल ये दे देंगे, ये जिसको जो कह रहा है कि बचाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, और ये है सेलो सिचुएशन के हिसाब से सेलो इकोलॉजी। ठीक है, और या फिर कह लो यूएसए कह लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का है। अगर उसके साथ कुछ गलती हुआ तो फिर गलत है, नहीं तो अदरवाइज सब ठीक है। एब्सोल्यूट रिलेटिव। अब एथिक्स देख लिए थोड़ा और डिटेल में, क्या अच्छा ठीक है एथिक्स समझ भी गए, पहले तो डेफिनेशन समझे, फिर देखिए कि क्या नहीं है एथिक्स। अब देखिए कि एथिक्स समय के साथ भी और टाइम के साथ भी जगह के साथ भी डिफरेंस कर रहा है, और उसी को समझाने के लिए रिलेटिव एथिक्स को लाया गया। अब एथिक्स और मोरल एथिक्स, अब यहाँ पे था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में, तब सर देखिए तो जो ये ऑब्जेक्ट। नॉर्मेटिव एथिक्स है और जो मेटा एथिक्स ये सब वो मतलब आएगा क्या या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, skip अभी कर अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो सारे पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में, है ना। ठीक है सर ठीक हाँ, वो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में पढ़ेंगे कि और कितने डायमेंशंस है एथिक्स के। पहले यहाँ पे जान लेते हैं कंपेयर करके कि हाँ, डेफिनेशन तो पेरीफेरी लेवल पे जान गए, अब डिटेल में एंटर कर रहे हैं कि हाँ इसके साथ कंपेयर करें तो एथिक्स क्या है ना। अब मोरल मोरल अब इन दोनों में से तुम बताओ कि दोनों में से सब्जेक्टिव कौन होगा ज्यादा, ये सब्जेक्टिव होगा कि ये होगा ज्यादा, ये होगा सब्जेक्टिव कि ये होगा मोरल होगा। मतलब इसमें मोरल। अच्छा तो मोरल है। देखो मोरल क्या है ना, इंडिविजुअल लेवल पे है। अभी अभी जानेंगे, जब इसको कंपेयर कर रहे थे एब्सोल्यूट और रिलेटिव में, ज्यादा सब्जेक्टिव रिलेटिव था कि यहाँ पे हम गेस नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में क्या सही है। हर किसी के हिसाब से बोल रहा है कि मैंने हाँ अल्कोहल पीना सही है, तो बोलेगा कि हाँ सही है मेरे हिसाब से। अमेरिका में अल्कोहल पीना सही है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर लो रहता है, यूरोप में सही है, लेकिन वही सऊदी अरेबिया में इस्लाम हराम है वो। ठीक है, इंडिया में भी सारे धर्म में ग्रंथ में है इंटॉक्सिकेंट सीन है। ठीक है, तो रिलेटिव है वो, जस्टिफाई अपने हिसाब से कर दे रहा है कि हाँ मेरे यहाँ पे क्यों सही है, क्योंकि टेम्परेचर लो है तो मेरे धर्म में अलाउ है कि मैं अल्कोहल ड्रिंक कर सकता हूँ मैं। तो ये रिलेटिव एथिक्स हो गया। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है मोरल और एथिक्स के बीच में। एथिक्स तो अपने जगह में है ही, विद इन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और कम्युनिटी। एक ये कम्युनिटी का बात की है हम लोग कि ले लो कि अर्थ अर्थ एक कम्युनिटी है, कि एक इंडिया एक कम्युनिटी है, और कोडिफाइड एंड फॉर्मलाइज्ड कि एथिक्स जो है थोड़ा सा सोसाइटी लेवल पे देखना इसको, और मोरल जो है इंडिविजुअल लेवल पे देखना, इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, ओरिजिन इंडिविजुअल इसका है कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, या फिर सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में भी कह लेना। ठीक है, कौन सेव कर रहा है मोरल को, तुम्हारा पर्सनल वैल्यूज। अब ये वैल्यू क्या है पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना। वैल्यूज क्या है पढ़ेंगे, तुम्हारा पर्सनल वैल्यूज क्या है। अब आतंकवादी जो जो मैंने आतंकवादी का सराउंडिंग में जो मैंने ये हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पल रहा है, जो आतंकवादियों के आसपास में जो लड़का अपना परवरिश करवा रहा है, तो उसका उसका वैल्यूज क्या होगा। ठीक है, उसका वैल्यूज क्या होगा, किलिंग को लेके पॉजिटिव होगा। वो जब भी चाहेगा बोले कि मारना है, इसमें कौन सा बड़ा बात है, उठाओ AK-47 उड़ा दो। ठीक है, क्योंकि वो पला बढ़ा वैसा है। तो पर्सनल वैल्यू जो है, कल्चर उसका, उसका रिलीजियन, वो सब चीज मैटर करता है इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, वो सब मैटर करता है इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये हो गया तुम्हारा मोरल डेवलप, तुम्हारा क्या होगा मोरल। अब ये एथिक्स जो है सोसाइटल लेवल पे, एक सोसाइटी पिछले 50-100 साल में ऐसे जी रहा है। ठीक है, जैसे तुम ट्राइबल कम्युनिटी देख लो कि पर्टिकुलर इस तरीके से जी रहा है ट्राइबल कम्युनिटी, तो उनका एथिक्स क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो लोग। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मैंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का बात करते हैं, तो उनका वो एथिक्स है कम्युनिटी लेवल पे। और यहाँ पे मोरल क्या है इंडिविजुअल लेवल पे, कि जो कुछ भी इंडिविजुअल सीख रहा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि दो एक ही घर में दो भाई हैं और दोनों का अलग अलग मेंटल ट्रॉमा होगा, तो दोनों का मोरलिटी तो अलग अलग होगा ना। समझे ना, कि इसका मेंटल ट्रॉमा, अब ये कुछ ऐसा रिलेशनशिप में आ गया कि जहाँ पे इसको लड़की से नफरत ही हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा ढंग का मैंने ये हो गया कि इसको अब शादी ही करना है, तो दोनों का लड़की को लेकर मोरल मैंने पर्सनल मोरालिटी तो अलग ही है ना, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस अलग है, दोनों का जो जिससे बड़े हैं दोनों का अलग है, तो मोरल लेवल पे हो गया इन लोगों का जज करना जो भी है। ठीक, तो उस केस में सब्जेक्टिविटी जो है मोरल का बहुत हाई है, मोरल का बहुत हाई सब्जेक्टिविटी है। कहने का मतलब कि मोरालिटी अगर बात करें कि 10 लोग को उठाएंगे, अब बोलेंगे पूछेंगे इसको देख के, कह रहे तेरा मोरल वैल्यूज क्या कह रहा है, तेरा मोरल वैल्यू क्या कह रहा है क्रिकेट को लेके। ठीक है, तो तुम बैकग्राउंड किसी का नहीं जान रहे हो,
और वो लोग बोले कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा है। लेकिन वही अगर इंडिया के लेवल पे पूछेंगे कि तुमको क्रिकेट कैसा लगता है, तो उसमें सब बोलेगा मजा आता है क्रिकेट देख के। क्योंकि वो कम्युनिटी, जो इंडियन कम्युनिटी है, उसको एशियंस, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, उनको क्रिकेट पसंद है। और क्रिकेट का पसंद होना वो हिस्टोरिकल कारण है, प्लस जो जिसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट मिला है क्रिकेट को इंडिया में अदर कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो बोलेंगे कि हाँ नहीं, एथिकल लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे उनके लिए मैंने सुविधा बोलेगा कि हाँ मुझे मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तुम बता नहीं सकते किसको फुटबॉल पसंद है, किसको क्या पसंद है। वो बोलेगा कि नहीं, मेरे हिसाब से तो फुटबॉल खेलना मोरल है, 90 मिनट का गेम है, तुरंत दौड़े, फिजिकल फिटनेस रहा। और यहाँ पे बोलेगा कि क्रिकेट खराब है, क्यों खराब है, अब 5 दिन तक खेलते रहो, लेजीनेस दिस दैट करके कोई भी क्रिटिसाइज कर देगा। तो मोरल है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, कंपेयर टू एथिक्स सब्जेक्टिव है, मैंने मोरल ज्यादा सब्जेक्टिव है। इसको जज करना बहुत टफ है, इसको गेस करना थोड़ा इजी है, इजी है थोड़ा, थोड़ा इजी है। वैसे ही यहाँ पे इसको जज करना बहुत टफ है, रिलेटिव एथिक्स को, कि क्या सही है। लेकिन यहाँ पे तुम जान जाओगे कि क्या सही है, पकड़ लोगे आराम से। अब कोई कंपनी हार्मफुल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, एज अ सेल्समैन तुम्हारे पास मोरली नॉट एक्सेप्टेबल, तुमको लग रहा है कि तुम बचपन से जानते हो कि किसी के साथ बुरा हो जाए तो तुम्हें, मैंने तुम्हें हर रात में नींद नहीं आने देगा, तुम्हारा मोरल कह रहा है कि भाई मुझे नींद नहीं आएगा, ठीक। बट ऑर्गेनाइजेशन का जो एथिक्स है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लगा हुआ है कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एथिक्स था, तो क्या करोगे तुम, कंफ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, पढ़ेंगे केस स्टडी में इसको देखेंगे, समझ गए। तो ये है तुम्हारा मोरल और एथिक्स के बीच में, ये थोड़ा ज्यादा सब्जेक्टिव है। और ये थोड़ा, अब देखो मैं ये चीज क्यों यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, कि ओपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन एक नीचे रखा हूँ मैं, वहां पे क्या दिखाना कि वैसे डेफिनेशन पूछ रहा है डिफरेंस वाला, कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोरल एंड एथिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एथिकल मैनेजमेंट और दिस मैनेजमेंट करके पूछा है। फिर एक जगह पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल एथिक्स में डिफरेंस पूछा है। तो पूछ रहा है वो तुमको डिफरेंशिएट करके 3-4 पॉइंट भी, 4 पॉइंट भी लिख दोगे बहुत है, बहुत है 4 पॉइंट भी, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ यहाँ पे था, ये देखो, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट पूछा, 20 मार्क का था, ये 20 मार्क्स का था, ठीक। एक पेज भरना था। फिर वैसे ही एथिकल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स के बीच में पूछा, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में पूछा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पूछा। ये 20 मार्क्स का पूछा है ओपीएससी, ठीक है। तो बहुत माइन्यूट डिटेल को भी तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा समझ गया मैं एथिक्स। अब एक और चीज बता दे रहा हूँ, मोरल, एथिक्स, वैल्यू, एटीट्यूड, तुमको हमेशा ना ये सेम लगते रहेगा। इसको तुम ऐसे भी याद रखना, मेवा, ठीक है, मेवा करके याद रखना, तुमको हमेशा सेम लगते रहेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर इसका आता है ना, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है और तुमको नहीं समझ आ रहा है कि क्या लिखना है, तुम बिगिनर हो कि तुम प्रैक्टिस ही नहीं किए हो कुछ भी, तो नीचे में दूंगा, बताऊंगा एक ठो ब्रह्मास्त्र, मार के आना, आराम से तुमको 15 नंबर में से 10 नंबर आराम से देगा, ठीक है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन कुछ पूछा और तुम्हारे पास कीवर्ड नहीं है कि तुमको समझ नहीं आया कि लिखूं क्या, और इस टॉपिक ये जान गए हो कि मोरालिटी से पूछ रहा है, जान गए हो कि एथिक्स से पूछ रहा है, कि एटीट्यूड से पूछ रहा है, कि वैल्यू से पूछ रहा है, तो नीचे भी दिखाऊंगा कि क्या करना है उसके लिए। ये हो गया मोरल और एथिक्स के बीच में डिफरेंस। और मोरल इंट्यूशन और मोरल रिलीजन तो सिंपल सा है, छोटा सा, नेचुरली नोन बाय ऑल, कि मोरल मैंने नेचुरली, जैसे कि लव सही चीज है, सबको पता होता है कि लव अच्छा चीज है। मोरल रीजनिंग यूजिंग लॉजिक, राइट और रॉन्ग, तुम अपना दिमाग लगा के कह रहे हो कि हाँ लव अच्छा है कि खराब है, रीजनिंग कर रहे हो। अदरवाइज लव बाय डिफॉल्ट सबके लिए अच्छा है, ठीक है। लव एज ए क्या करेक्टर नहीं बोलेंगे, लव एज ए फीलिंग, कि भाईचारा, कि ब्रदरहुड कह लो, ब्रदरहुड कह लो, ठीक है। अब यहाँ पे जब जाओगे मोरल रीजनिंग में जाओगे तो कैसा ब्रदरहुड, टेररिस्ट वाला ब्रदरहुड कि स्कूल वाला ब्रदरहुड, तो वो हो जाएगा। तो मोरल इंट्यूशन क्या है, नेचुरली नोन बाय ऑल, कि हाँ सबको, जो सबके लिए जो सत्य है वही मोरल इंट्यूशन भी कह रहा है कि हाँ लव जो है, कि फ्रेंडशिप जो है, कि ब्रदरहुड है, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। मोरल इंट्यूशन कि हाँ मुझे भी सही लग रहा है कि भाईचारा रहना चाहिए सोसाइटी में। मोरल रीजनिंग में क्या है कि तुम लॉजिक लगा के कुछ कह रहे हो कि मेरे लिए हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ठीक। ये बेसिक छोटा छोटा डेफिनेशन है, याद होता है तो ठीक है, लेकिन इसके लिए इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर लूज भी करोगे तो 1 या 2 नंबर लूज करोगे, अगर नहीं भी आया एग्जाम हॉल में, रिकॉल नहीं हो पाया तो 1 ही 2 नंबर लूज करोगे। लेकिन ये याद रखना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एथिक्स बहुत अच्छे से याद रखना। रिलेटिव एथिक्स को समझने के लिए या फिर एब्सोल्यूट एथिक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल भी देख लो, कि एक पुअर फार्मर है विदाउट डॉक्यूमेंट एंड ऑफिसर, मैंने एक पुअर फार्मर है जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। और उस केस में ऑफिसर के पास दो चॉइस है, या तो वो एब्सोल्यूट एथिक्स को फॉलो करेगा,
या तो वो रिलेटिव एथिक्स को फॉलो करेगा। उसके पास दो चॉइस है, या तो मैं फॉलो करूंगा एब्सोल्यूट एथिक्स को, या तो मैं फॉलो करूंगा रिलेटिव एथिक्स को। अगर वो फॉलो किया एब्सोल्यूट एथिक्स, जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं उसको नहीं दूंगा, ठीक है, तो अपना रूल फॉलो करेगा। ठीक। दूसरा हो गया कि नहीं है उसके पास डॉक्यूमेंट, फार्मर के पास, लेकिन गरीब है, जानता है, तो बोलेगा कि चलो भाई, इसको तो कम से कम बेसिक्स तो खाना तो उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है, तो उसको सब्सिडी दे देगा। समझ गया? तो यहाँ पे भी हमने क्या देखे कि ये एब्सोल्यूट एथिक्स फॉलो किया, जहाँ पे वो बोला कि मैं नहीं दूंगा इसको क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन ऑफिसर के पास इम्पैथी, ठीक है, इम्पैथी रहेगा तो बोलेगा कि नहीं है इसके पास, बाद में इससे मैं समझ लूंगा जाके, फिलहाल तो दे देता हूँ, इसको जरूरत है। समझ गए? तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एथिक्स का, यहीं से देख लिया। प्लस मर्डर इथुनेसिया, इथुनेसिया पता है किसी को क्या है इथुनेसिया? जो 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 किलिंग होता है, जो हाँ हाँ कुत्ते हाँ, मरने में। मैंने असिस्टेड असिस्टेड किलिंग बोलते हैं ना, डॉक्टर देता है बहुत, कंट्रोल्ड असिस्टेड किलिंग। तो जो पेशेंट होता है जिसके पास मैंने वेजिटेटिव लाइफ जी रहा है, मतलब उसका लाइफ कुछ भी सार्थक नहीं है, बस बैठ के वेंटिलेटर पे बस देखते रहता है दुनिया को, तो वैसा लोग को मैंने मोस्टली मैंने बोला जा रहा था कि इथनेसिया दे पाएंगे कि नहीं। केस चला था कोर्ट में, ठीक है, तो उसमें केस में जुडिशरी बोला कि हाँ ठीक है, दे सकते हो, लेकिन अंडर अंडर मैंने प्रॉपर उसका ये होगा कि कैसे क्या है, प्लस रूल्स वगैरह बनाया गया कि किस कंडीशन में दिया जा सकता है। अरुणा शानबाग की क्या तो नाम था, अरुणा शानबाग, वो पिछले 20 साल से वो कोमा में ही थी, उसके फैमिली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मेरे को इसको दे दो, बहुत पेन में है और खर्च भी हुए जा रहा है, तो उसको पैसिव यूथनेसिया का बात किया। ठीक है। एक्टिव यूथनेसिया क्या होता है? एक्टिव जो होता है जिसमें जहर वहर डाल दो कि ऑक्सीजन सिलेंडर उसका खींच लो, ठीक है, तो मर जाएगा ऐसे भी। और हाँ, मैंने कुछ ऐसा आगे से आके उसको ये कर दो। और पैसिव यूथनेसिया हो गया कि उसको जो भी हेल्थ सपोर्ट था वो मैंने खर्च मैंने धीरे धीरे कम कर देना, तो वो बोलेंगे पैसिव। तो पैसिव यूथनेसिया का अलाउ किया था सुप्रीम कोर्ट, एक्टिव यूथनेसिया का अलाउ नहीं किया था। अबॉर्शन में, अबॉर्शन अबॉर्शन भी एग्जांपल है कि अब देखो दो अबॉर्शन होगा, एक कि जो जो मैंने अनवांटेड चाइल्ड है तो उसको अबॉर्शन करने देना है कि नहीं, ठीक है। एक है कि वो चेक कर लिया है कि लड़का मैंने फीमेल है, जो जो बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा है वो फीमेल है, वो ये चेक कर लिया है, तो दोनों अपने अपनी जगह पे। अब गवर्नमेंट का एबॉर्शन लॉ लाने का क्या कारण था कि 2 to 23 वीक्स तक अलाउ कर रहा है, उसके बाद बोला कि अगर इससे बाहर कोई अगर निकल गया प्रेगनेंसी तो फिर हम उसको एबॉर्शन अलाउ नहीं करेंगे। कारण यही है, ठीक है, लॉ के हिसाब से यही है। तो यहाँ भी कंडीशन है कि अगर इस स्टेज तक हो तो तुमको अबॉर्शन कंडीशन है तुम्हारे पास। और ऐसा हो अगर तुम्हारा कोई मान लो कि रेप विक्टिम है, तो रेप विक्टिम को अलाउ करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली करेगा, उस केस में अबॉर्शन अलाउ करेगा। तो रिलेटिव बात हो गया ना कि तुम रेप विक्टिम को अलाउ कर रहे हो, अदरवाइज तुम अलाउ नहीं कर रहे हो अबॉर्शन, तो रिलेटिव हो गया, रिलेटिव एथिक्स का एग्जाम्पल हो गया। इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, तुमको टेस्ट सीरीज में भी दिखेगा, ठीक है, या फिर तुम एग्जाम में बैठोगे तो वहां भी दिखेगा, मतलब समझ के रखो। नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो अभी, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, हम लोग क्रैश कोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं कि एग्जाम में लिख के आ पाए अगर क्वेश्चन आए तो। इसलिए पीवाईक्यू रेफरेंस है और सिलेबस रेफरेंस है, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, करके जाएंगे सब। अब पहले देख लो, यूपीएससी तो पूछ लिया है लॉ वर्सेस एथिक्स। और एक बार मैं जब पॉलिटी पढ़ा रहा था तो वहां भी बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक। और यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ ओपीएससी ही पूछ लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मैं आज देखा क्वेश्चन की पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर, एथिक्स में, पेपर 4 में पूछा है ये, ठीक है। तो एक तीर में दो निशाना, उधर तुम लिख दिए जीएस के लिए भी लिख दोगे और इधर तुम एथिक्स के लिए भी लिख दोगे। इस साल पूछा है, तुम्हारा जो मेंस हुआ था उसमें पूछा है, मैं इसी साल क्वेश्चन देख रहा था उसमें लिखा हुआ था, ठीक। लॉ और एथिक्स में क्या डिफरेंस है, अभी क्या क्या देखें हम। पहले देखें हम एथिक्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एथिक्स क्या होता है, मोरल के साथ क्या डिफरेंस है, प्लस अब लॉ के साथ क्या अलग है एथिक्स में। तो लॉ है, इसका भी काम है लोगों को ये करना कि सही रास्ता पे दिखाना कि भाई गलत नहीं हो जाए तुमसे, ऐसा। लेकिन ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है, कहने का मतलब कि तुमको बोलेगा कि तुमको फ्रीडम है बोलने का, लेकिन तुम इतना बोल दिए कि तुम उसका उसको डिफेम कर दिए, उसको तुम डिफेमेशन का चार्ज लगा देगा फिर वो। तो बेसिक मिनिमम तुमको अलाउ है बोलने का, तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर रहा है तुमको, मिनिमम स्टैंडर्ड, कि तुम किसी को तुम मैंने पीट पीट दिया इतना, ठीक है, और ब्लड वगैरह आ गया उसको, तो वो जाके वहां पे बोल देगा कि मेरे को तो हाफ मर्डर का केस तुम पे लगा ही देगा, ठीक है। तो वो है कि मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर रहा है तुम्हारे लिए कि
तुम इस चीज को तुम क्रॉस करोगे, तुम बिना हेलमेट का तुम अगर रोड पे दिख गए तो तुमको पेनल्टी लगेगा। लॉ है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एथिक्स में कि सेट मैक्सिमम स्टैंडर्ड, तुमको कैसा होना है, तुमको ऐसा होना है। ये तो तुमको लॉ बोल रहा है कि तुमको यहाँ तक एटलीस्ट फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन एथिक्स कह रहा है कि तुमको यहाँ तक जैसा होना चाहिए। अब तुमको लॉ कह रहा है कि तुमको कम से कम यहाँ तक तो होना चाहिए। अगर इससे नीचे गिरे अपना, अगर इससे नीचे स्टैंडर्ड गिरा है तो तुम जेल में पाए जाओगे, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज जो स्टैंडर्ड है एथिक्स का यहाँ पे है, और लॉ कह रहा है कि तुमको मिनिमम इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो तुम इसके बीच में कहीं झूलते रहो और द मोमेंट तुम लॉ का उल्लंघन किए तो तुम जेल में पाए जाओगे। समझ गए? तो एथिक्स जो है वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, स्टैंडर्ड जो है एथिक्स मैक्सिमम सेट कर रहा है, और लॉ जो है मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि एक आदमी को कितना कैसा बिहेव करना चाहिए, तो मिनिमम इस हिसाब से करना चाहिए। अगर इससे कम किया तो फिर वो पनिशेबल है, वो इससे कम किया तो पनिशेबल है वो। तो लॉ सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड, एथिक्स सेट मैक्सिमम स्टैंडर्ड, ठीक है। इस्टेब्लिश बाय गवर्निंग अथॉरिटी, अब लॉ बनाने के लिए तो कोई गवर्निंग अथॉरिटी चाहिए ही। एथिक्स बियॉन्ड द लीगल कॉम्प्लायंस एम्फसाइजिंग द पर्सनल बिलीफ, और ये मैंने एथिक्स जो है वो लीगल कॉम्प्लायंस से आगे चल के है, और स्पेशली ये लॉ के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं तो पर्सनल बिलीफ पे है कि कौन पर्सनल इंडिविजुअल के पास चॉइस है कि मेरे को कितना अच्छा बनना है, कितना अच्छा मेरे को समाज में रहना है, वो पर्सनल बिलीफ पे है वो, ठीक है, पर्सनल बिलीफ पे है। जहां पे बोलूंगा जिस कीवर्ड को ध्यान देने के लिए उसी समय उस कीवर्ड को ध्यान देना, अदरवाइज सब आगे पीछे करके पढ़ना ही है हम लोग को, छोड़ के नहीं जाएंगे कुछ भी। लॉ स्टैंडर्ड है, बुक्स में लिखा हुआ है। बीएनएस क्या बना अभी, बीएनएस और एक बीएनएसएस, क्या बना ये सब? एक क्रिमिनल के बारे में, एक सिविल मैंने सिविल केस के बारे में ये कर रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड है सब, रूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन एथिक्स ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्टिव है ये, कहीं लिखा हुआ नहीं है। अपना जिसको जैसा लग रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा एथिक्स है कैपिटलिस्ट वाला, कि पैसा कमाओ एट एनी कॉस्ट, प्रॉफिट कमाओ एट एनी कॉस्ट, ठीक है। कोई कह रहा है कि जो कोई सोसाइटी अमेरिकन सोसाइटी है जो कैपिटलिस्ट को प्रमोट कर रहा है, रशियन सोसाइटी जो है सोशलिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो उसका अपना एथिक्स फॉलो कर रहे हैं उसको ये करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। वेरी स्पेसिफिक फॉर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, बहुत स्पेसिफिक है ये, मतलब कि ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है मतलब सब्जेक्टिव भी होगा, मैंने ऑब्जेक्टिव भी होगा कि ये करोगे तो ये सजा मिलेगा, रेप किए तो 7 साल से कम का सजा नहीं मिलेगा, मर्डर किए तो उम्र कैद का भी सजा मिलेगा, तो सब मेंशन है, स्टैंडर्डाइज्ड है और पूरा स्पेसिफिक है, ठीक है। यहाँ पे वेरी होते रहता है। सोसाइटी सोसाइटी एक सोसाइटी, अब घर का भी एथिक्स होता है कि तुम मारवाड़ी मारवाड़ी घर के जो एथिक्स और जो वेस्ट बंगाल के जो बंगाली घर के एथिक्स अलग है। यहाँ पे नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएंगे ये लोग, वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, इनका एथिक्स है कि नो किलिंग। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में फिश कंपल्सरीली हर घर में मोस्टली खाते ही हैं, तो वो है कि उनका घर का भी एथिक्स है, तो ये वेरी करते रहता है, ठीक है। एथिक्स वेरी करता है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर बताया क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है। अब भाई कोई रूल बुक में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है मतलब क्या है कि तुम या तो वो चीज अगर गलती की तो या तो तुमको सजा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, वो जो चीज लिखा है वही चीज होना है। तो ऑब्जेक्टिव इन नेचर, पेनल्टीज, गलती की हो तो पेनल्टी भरना पड़ेगा। अब हेलमेट पहन कर निकल गए हो, तुम्हारा रिकॉर्ड हो गया सीसीटीवी में, तुमको आ जाएगा मैसेज, खाता में 1,000 रुपये डिडक्ट हो गए, ठीक है। तो ये पेनल्टी यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ऐसा एथिक्स को फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा ऐसा कोई ऐसा विजिबल फाइन नहीं है, विजिबल फाइन नहीं है, समझ गए? कि एथिक्स को मैं फॉलो नहीं किया तो मेरे को मैंने पिछले 4-5 साल से मैं सच नहीं बोला हूँ तो मुझे कुछ ऐसा पाप मैंने सजा मिल जाएगा, अभी कोई आके मुझे मार देगा या उठा लेगा, तो ऐसा नहीं है, कोई फाइन का ऐसा प्रावधान नहीं है। पढ़ क्या रहे हैं? डिफरेंस किसके कॉन्टेक्स्ट में? लॉ के कॉन्टेक्स्ट में एथिक्स का क्या डिफरेंस है। मेंटेन क्यों यूज करते हैं लॉ? टू मेंटेन द ऑर्डर, राइट्स, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, दूसरे का राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये क्यों मेंटेन कर रहे हैं? टू गाइड इंडिविजुअल को गाइड करने के लिए कि ये चीज गलत है तुम्हारे लिए, अगर करते रहे तो तुम नुकसान, जो जितने भी अपने धर्म गुरु हैं वो लोग एथिक्स बताते रहते हैं कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। प्रिवेंटिव टाइप है ये, ठीक है, प्रिवेंटिव टाइप है, और ये मेंटेन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लॉ को बनाया गया है, ठीक है। ये पूछा था, बताया था, लॉ एंड एथिक्स में पूछा है यूपीएससी 2015 में, रिवाइज करना, फ्लो में आएगा, एकदम एकदम फ्लो में आएगा। जब तुम सोचना शुरू करोगे ना तो पूरा फ्लो में आएगा कि ये दिखेगा, यही चीज याद आएगा। नीचे आओगे तो इसको कौन बना रहा है, फिर कैसा बना रहा है, स्टैंडर्डाइज रख रहा है, और स्टैंडर्डाइज रख रहा है तो उसमें ये भी ध्यान रख रहा है कि अगर रेप किया तो 7 साल का सजा, मर्डर किया तो उम्र कैद, और ये सब स्पेसिफिक रह रहा है बहुत। प्लस वो सब चीज फीचर्स क्या बता रहा है कि जो लॉ है ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, या तो करेगा क्राइम तो पनिश होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। और क्राइम किया ऑब्जेक्टिव है,
प्लस पेनल्टी का भी प्रावधान लगेगा, क्राइम किया तो पेनल्टी भी लगेगा। और यूज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। वैसे यहाँ पे भी आओगे स्मूथली फ्लोली तो तुम 6-7 पॉइंट आराम से लिख दोगे। यूपीएससी इसको 4 क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, मैंने 1 2 3 4 50-50 वर्ड हर एक ये के लिए बोला था, ये 50 वर्ड में लिखना था ये। ठीक है, 200 वर्ड लिखा है ना, इसके लिए 4 क्वेश्चन था वहाँ पे कि लॉ एथिक्स में तुम क्या समझ रहे हो। तो बेस्ट तुम ऐसे ही 4 ठो बना देते टेबल और लिख के आ जाते, हो गया 4 फीचर्स। चलो, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। अच्छा, कुछ मैसेज देख लेते हैं। सेल्फलेस सर्विस ऑफ सिखिज्म लंगर, ओके। सब्जेक्टिविटी, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एथिक्स थोड़ा बोल दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एथिक्स। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, अपलोड हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, दोबारा सुन लेना। और बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, तुम शायद लेट से सुनी, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। रिलेटिव एथिक्स में क्या बोला था कि जो एथिक्स को जो एथिक्स मेरे फैमिली फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे फैमिली वो एथिक्स को फॉलो नहीं करें, ठीक है, लेकिन हम दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हम एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्या? रिलेटिव एथिक्स। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे लिए भी इक्वल है और मेरे लिए भी जो इक्वल है एथिक्स को फॉलो करना, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एथिक्स। जैसे कि ट्रूथ, सच बोलना। ठीक है, सच बोलना कि बुद्धा का जो यूनिवर्सल ट्रूथ था कि जन्म लिए हो तो दुख रहेगा ही रहेगा, तो ऑब्वियस सा बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और देखेंगे बुद्धा भी पढ़ेंगे, बस अभी सिस्टमेटिक चलो कि इतना इतना जाने और ये चीज है। नेक्स्ट, ये तो दिखा दिया, पढ़े भी थे पॉलिटी वाले क्लास में कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसको तुम लॉ की तरह ट्रीट करना कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एक्सरसाइज ऑफ पावर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद रेस्ट्रिक्ट करता है, लिमिटेशन गवर्नमेंट का जो पावर है उसको लिमिट करता है, और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए कहता है। तो ये मोर ऑफ क्या है? लॉ वाले टोन में है। ठीक है, और ये मोर ऑफ क्या है? मोरालिटी, मतलब वही बोला कि एक ही साथ ट्रीट होते रहता है, एथिक्स वाले टोन में है। और ये सब्जेक्टिव ज्यादा रहेगा ये कंपेयर टू इसके मुकाबले, ये ज्यादा सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे जो फीचर्स देख लो सब्जेक्टिव फीचर्स हैं। अब तुम बोलोगे कि मेरा टॉलरेंस लेवल 10 है, ठीक है, तो कोई बोलेगा कि अरे तुम्हारा 10 है तो मेरा 15 है, तुम कैसे कंपेयर करोगे? वो तो सब्जेक्टिव चीज है। तो वही कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एथिक्स वाला जो पढ़े अभी वो सब का फीचर्स डाल देना यहाँ पे, और यहाँ पे तुमका जो लॉ वाला फीचर्स है उसको यहाँ पे डाल देना। लेकिन क्वेश्चन ये कुछ और पूछा था हाउ डज वन अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब ये चीज तुमको तब लिख पाओगे, पहला पार्ट तो ठीक है, पॉलिटी पढ़े थे लिख दिए, सेकंड पार्ट जब आंसर करने के लिए तुमको ये पूछा कितने मार्क्स का था ये? 15 मार्क्स का, ओपीएससी। ठीक है, तो जैसे पहला पार्ट था क्वेश्चन मोरालिटी, तो तुम बता देते, थोड़ा सा डेफिनेशन दे दिए, बॉडी बना के तुम लिख दिए कि अच्छा अच्छा ये है क्वेश्चन मोरालिटी। ठीक है, और पैरेलली तुम इसका भी कॉन्ट्रास्ट दे दे कि और यही अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता तो वहाँ पे ये चीज नहीं होता, वो सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, थोड़ा सा बता दिए यहाँ पे, क्योंकि 1.5 पेज तो भरना था जैसे भी। अब 1.5 पेज इसके लिए लेके बैठे हो। हाउ डज वंस वन अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कैसे करेगा? अब ये जितना तुम एथिक्स पढ़ोगे ना, जो सिलेबस है अपना, कहाँ गया? हाँ, सॉरी, सेकंड सिलेबस, हाँ ये रहा। तो जितना जो तुम पढ़ोगे एथिक्स में कीवर्ड वगैरह, वही सब लिख के आएंगे उसमें कि कैसे अपहोल्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। तो जो भी एथिक्स का पढ़े रहेंगे कि एटीट्यूड अपना सही रखना है, किसको लेके? लॉ लॉ एंड ऑर्डर को लेके, पॉजिटिव रखना है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, एटीट्यूड। ठीक, और अपने पास एप्टीट्यूड होना चाहिए कि हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसको इंटरनलाइज कर पाए और उसको डिकोड करके अच्छे से लोगों के हित में अप्लाई कर पाए। ठीक है, यही कीवर्ड टॉलरेंस, कंपैशन, जब भी कोई लॉ मैंने ये हो रहा है तो उसका उस समय इन सब कीवर्ड का मैंने ध्यान रखना है कि लोगों को ये चीज अच्छे से मैसेज पहुंचे, ताकि कौन जो भी स्कीम है, हमारे जो भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब सही से अप्लाई हो पाए लोगों के लिए, द लास्ट मैन के लिए। यही सब कीवर्ड लिख के आएंगे। ठीक है, इसलिए भी टॉपर लोग जो भी होते हैं वो बोलते हैं कि भाई कीवर्ड को रट लो, क्योंकि कीवर्ड को रट लो इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो लोग यहीं से सारे पॉइंट जनरेट करते रहते हैं बैठ के, और तुमको बहुत लास्ट में पता चलता है कि अच्छा यहीं से उठाना था क्या। ठीक है, वो सारा कीवर्ड वगैरह लिख दिया है यहाँ पे, सारे कीवर्ड इसी को लिख के आना है घुमा घुमा के। कहीं पे ये 4 यूज कर लिए, कहीं पे ये 3 यूज कर लिए, कहीं पे ये 2 यूज कर लिए। एग्जाम को पढ़ के मजा आ जाएगी, तुम्हारे पास कॉपी में एथिक्स जैसा कुछ है, उसी का वो तुमको नंबर देगा, है ना। ये जो पूछा था, अब हर चीज तो तुम पढ़ के नहीं जा सकते। अब यहाँ पे ये बेसिकली ये तुमको कीवर्ड तुमको पता नहीं चलेगा। डिस्क्रिमिनेशन एक होता है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक चीज ये होता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, यानी कि अफर्मेटिव एक्शन टाइप में।
और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, कि डिस्क्रिमिनेट तो किए किस बेसिस पे, कि किसी को मदद करके किसी को हेल्प किए, इसकी रिजर्वेशन दे दिए और उसको हेल्प कर दिया कि चलो भाई ठीक है। रिवर्स क्या, कि जो कि उसको रिजर्वेशन मिला है तो उससे मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको बोलते हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। एथिक्स, तो उसके बारे में डिफरेंस पूछा था कि अफर्मेटिव एक्शन और जो कुछ लोग मना कर रहे हैं कि रिजर्वेशन से मैंने रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये सब चीज एग्जाम हॉल में तुमको हर दोनों सारे एस्पिरेंट के लिए टफ है ये, ठीक है। वहां पे जाके कंपेयर करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, नॉर्मली कोई नहीं पढ़ के जाता है जिसको डेफिनेशन पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कि हाँ इसमें मैंने ह्यूमनलेस, इमोशनलेस काम होता है यहाँ पे, ठीक है, इमोशनलेस काम होता है। तो इसका जो एक्यूरेसी होगा, डाटा एक्यूरेसी हाई होगा। प्रोफेशनल एथिक्स में क्या होता है, ह्यूमन का इंगेजमेंट होता है, तो यहाँ पे उतना एक्यूरेसी नहीं हो। तो वो सब तुमको बेसिक बेसिक डेफिनेशन, और ये चार, जैसा ये टोन में पूछा था ना 4 क्वेश्चन यूपीएससी, उसी टोन में ये भी 4 क्वेश्चन पूछा है, बस एक लाइन में लिख दिया है ये, ठीक है, एक लाइन में लिख दिया है बस, वैसे ही चार चार टू पॉइंट्स पूछ लिया है। तो तुमको आइडियली मैं कहूंगा कि तुम कहीं से पढ़ो नहीं पढ़ो, बेसिक मिनिमम पीवाईक्यू सारा सॉल्व कर लेना, ठीक है। चैट जीपीटी गोल्ड माइन है, कीवर्ड लिखो, पहुंच जाओ आंसर तक। उसके बाद भी उसना से भी मैं बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी डायरेक्टली एक बार में आंसर ढंग का नहीं देगा, तुमको उसको डांटना पड़ेगा, और डांटने के लिए भी तुमको कीवर्ड सही रखने पड़ेंगे कि क्या बोल के उसको डांटू जो मेरे को सही से ढंग से आंसर दे, है ना, क्योंकि है क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको तो सिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर 2-4 बार प्रॉम्प्ट सही से डाल दिए हो, मतलब वो तुम्हारा गुलाम हो गया, ही विल बिकम योर स्लेव, ठीक है। तो उसको अच्छे से यूज करना, जितने भी क्वेश्चन देखना, सॉल्व करना, देखना कि हाँ इसमें और क्या लिखा जा सकता है। अब बाकी मैं यहाँ जो बैठा हूँ जनरलाइज करने के लिए, ताकि तुमको मेहनत कम करना पड़े, कि जो तुमको पढ़ा रहा हूँ तुम जनरलाइज कर लो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इसको इसी तरीके से खींच के ले जाना है, ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। कंटेंट सब पढ़ेंगे सब देखेंगे, लेकिन अप्रोच भी वही रहेगा कि जनरलाइज कर लेंगे टर्म को, कि हाँ ये चीज़ तो एटलीस्ट लिख के आना है एग्जाम हॉल में, छोड़ना नहीं है। अगर यहाँ यूज नहीं किया एथिक्स में तो ऐसे में यूज कर लेंगे, क्योंकि एक पेज वहाँ पे एथिकल एंगल भी देना रहता है एथिक्स में, ऐसे में, ठीक है। तो वहां पे कीवर्ड भर देंगे तो उसको भी पढ़ने में मजा आएगा, अरे भाई इसका तो नॉलेज बेस बहुत वास्ट है, सब कुछ बता रहा है, ठीक। अभी जितना पढ़े सब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी, तो ये क्रक्स याद रख लो कि मोरल जो है ज्यादा सब्जेक्टिव है कंपेयर टू एथिक्स, और एथिक्स जो है ज्यादा सब्जेक्टिव है लॉ से। लॉ जो है सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये रिटेन फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डायलिमा नहीं, जो लिखा है या तो हाँ होगा या तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, जो कि रिटर्न फॉर्म में नहीं है, ये एक मैंने क्या बोलते हैं सोसाइटी का एक अपना नॉर्म्स है, उसको सब कोई कह रहा है कि जो मेरे लिए एथिक्स क्या है, तो ये है एथिक्स। और मोरल में क्या है कि ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड आ रहा है, हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से क्या सोच रहा है। अभी मोरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोला, ठीक है। अब जज वहां बैठा हुआ है, 5 जज बेंच की 7 जज बेंच, और उनका मोरालिटी क्या कह रहा है वो अपने हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है, उनका मोरालिटी था जजेस का मोरालिटी, समझ गए। तो वो है तुम्हारा सब्जेक्टिविटी का बात आएगा तो मोरल जो है वो ज्यादा रहेगा, सबसे सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड में एथिक्स रहेगा सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव, सबसे कम रहेगा लॉ, सबसे कम रहेगा लॉ। लॉ जो है सबसे कम सब्जेक्टिव है, या फिर कह लो कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव कोई अगर है तो लॉ है। जहां कहीं भी क्वेश्चन आया रहेगा ना एथिक्स और मोरल का, तो वहां पे इसी लाइन लिखी देना, कहीं पे बीच में ऐसे डब्बा बनाना और लिख देना, एग्जाम को बता देना कि पढ़ के आया हूँ, ठीक है, हल्के में मत लेना मेरे को। अब आते हैं एथिक्स और वैल्यू। एथिक्स और वैल्यू, एथिक्स को भी 3-4 एंगल से देख लिया हम। पहला एंगल देखें एब्सोल्यूट रिलेटिव, कि अच्छा हाँ क्या है, डिटेल में थोड़ा मोरल के साथ क्या लेना देना है, लॉ के साथ क्या लेना देना है। अब देखेंगे वैल्यूज के साथ क्या लेना देना है। मतलब एथिक्स जो है रूल्स गवर्निंग बिहेवियर बेस्ड ऑन सोसाइटल नॉर्म्स, ये तो जान रहे हैं, अभी तक वही पढ़ते आ रहे हैं कि सोसाइटी के बीच में अंदर में क्या है एथिक्स, सोसाइटल नॉर्म्स, वो सारे रूल्स को हम लोग बोल रहे हैं एथिक्स। लेकिन वैल्यूज क्या है, एंड्योरिंग बिलीफ दैट इज पर्सनली और सोशली प्रीफरेबल। ये यहाँ पे तुमको नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये बकाया पूरा एक चैप्टर है पूरा, मतलब एक पूरा टॉपिक है पूरा, एक पूरा टॉपिक है जो मैं बता रहा था कि जो पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिए, ये वाला पहला पार्ट पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में जो पढ़ेंगे पूरा ह्यूमन वैल्यूज पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज। इसी के अंदर में ये सब पढ़ेंगे कि हम इनसे क्या सीखते हैं, उनसे क्या सीखते हैं, कौन सा वैल्यू सीख रहे हैं, वो यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लिए कि एथिक्स का ये है डेफिनेशन की, जो भी रूल्स बन रहा है वो सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से उसको हम एथिक्स बोल रहे हैं। वैल्यू क्या है, एंड्योरिंग बिलीफ दैट इज पर्सनली और सोशली प्रीफरेबल। अब भाई तुम पले बढ़े हो, फिर से वही है कि तुम पले बढ़े हो अ, मारवाड़ी फैमिली में, तो तुम्हारे यहाँ नॉनवेज को लेके नेगेटिव वैल्यूज होंगे, तुमको पसंद नहीं है, तुम्हारे डिसलाइक तुमको होगा नॉनवेज को लेके, ठीक है। लेकिन वही तुम मैंने वेस्ट बंगाल में तुम्हारा ऐसे ये हुआ तो तुमको
नॉनवेज को लेकर उतना तुम्हारे लिए पॉजिटिव ये होगा, वैल्यूज होगा नॉनवेज को लेकर कि हाँ कोई बात नहीं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम वैसा इनकलकेट कर रहे हो। तो ये एंड्योरिंग बिलीफ जो कि लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहेगा, लंबे समय तक साथ रहेगा। और पर्सनली और सोशली प्रीफरेबल कि अब जो बंगाली होगा उसको फिश खाना पसंद है, उसका प्रेफरेंस है, वो लाइक करता है उस चीज को, ठीक है, उसको पसंद है वो चीज, उसका वैल्यूज है, क्यों जानता है कि हाँ ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि ये हो जाना, मछली मरे खाना कोई बड़ा बात नहीं है, किलिंग किलिंग ऑफ एनिमल इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। तो वो मारवाड़ी उस चीज को पसंद नहीं करेगा, वो तो वैल्यू जो है लंबे समय तक रहेगा। और डिपेंड करता है कि बच्चा का कैसा अपब्रिंगिंग हुआ है, कैसा उसका एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे वैल्यू, इसको एक बार और देखेंगे हम जब वैल्यूज पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे एथिक्स का कंपेयर कर रहे हैं, तो एथिक्स का ओरिजिन कहाँ पे है, सोसाइटी, कल्चर, प्रोफेशन, किस टाइप का काम कर रहे हो, प्रोफेशन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एथिक्स वो भी बता डिसाइड करेगा। ये क्या है इंटरनली कि तुम बचपन से पैदा हुए हो तो कैसे रहे हो, वो तुम्हारा वैल्यूज लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहेगा, वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। एक्सपीरियंस तुम्हारा, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा किसी चीज को लेके, वो भी तुम्हारा वैल्यूज डेवलप करेगा, ठीक है। एग्जाम को लेकर तुम्हारा क्या है वैल्यूज, गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर तुम्हारा वैल्यूज क्या है, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर तुम्हारा वैल्यूज क्या है। किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है कि नहीं। जैसे आप यूट्यूब में तुम वीडियो देखोगे तो बिगेस्ट स्कैम करके लिखेंगे और बोलेंगे कि भाई इंस्टीट्यूट में गड़बड़ी चल रहा है, ठीक है, कि कोचिंग इंडस्ट्री इज डूइंग स्कैम, ठीक। कोई बोलेगा कि कोचिंग इंडस्ट्री एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कोई बोलेगा कि गवर्नमेंट ही एग्जाम स्कैम है, कि गवर्नमेंट ही एग्जाम नहीं कराना चाहिए, वही सबसे बड़ा स्कैम है। तो सबका अपना अपना वैल्यूज है, सबका अपना अपना वैल्यूज है। जैसा जैसा जो पा रहा है, जैसा जो समझ रहा है, उस हिसाब से अपना ओपिनियन ये दे रहा है। तो वैल्यूज है जो इंटरनली बिल्ट हो रहा है अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंस। नेचर जो है यूनिवर्सल, इसका जो नेचर है यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव है, ये कि ऑब्जेक्टिव है बोले। अभी जब बात आया एथिक्स और इसका, तो दोनों दोनों यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इन दोनों के बीच में। मोर और लेस दोनों सेम ही है, ठीक है। मैं क्या बोला था, मेवा मेवा बोला था याद रखने के लिए, मोरल, एथिक्स, वैल्यू, एटीट्यूड, अप्रोक्स सब सेम ही है, अप्रोक्स सब सेम ही है मिला जुला के। लेकिन बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसी को बस पकड़ना है अलग अलग चैप्टर में। तो ये बोला कि नेचर क्या है इसका, कि यूनिवर्सल है। मतलब एथिक्स बोलने से सोसाइटल लेवल पे कि जो भी उसको फॉलो करेगा तो एक ही टाइप का फॉलो करेगा, कि हाँ ये भी फॉलो कर रहा है तो ये भी फॉलो कर रहा है तो वो भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि एक ही सोसाइटी में वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, एक ही सोसाइटी में वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं किसी किसी के, ठीक है। एक ही सोसाइटी भी है तो वैल्यूज भी अलग हो सकते हैं। कोई किसी को ऑनेस्टी वैल्यू अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, किसी को ऑनेस्टी अच्छा लग रहा होगा, तो किसी का और मैंने वैल्यूज होगा कि किसी का किलिंग वैल्यूज भी हो सकता है, वहाँ पे किलिंग करना किसी को पसंद होगा तो अपना अपना चेंज हो सकता है, पर्सनल लेवल पे है ना, पर्सनल लेवल पे है उसका अपना क्या है, ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, वहां से अपना वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव बता सकता है कि हाँ मेरा इस टाइप का है। फोकस सही या गलत के बीच में रहता है। ये लोग एथिक्स क्या वैल्यू क्या बताता है कि सही क्या है। अब कोई आतंकवादी को लगता है कि मेरे को अगर बचना, जिंदा रहना है तो डर का माहौल बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई सिविल सर्वेंट को रहता है कि मुझे अगर सर्वाइव करना है सर्विस में तो मुझे कंडक्ट अपना एथिकल रखना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है। सिविल सर्वेंट वैल्यूज बोलते हैं ना, सिविल सर्वेंट वैल्यूज। तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एक बार फिर देखेंगे जब वैल्यूज चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि टॉपिक सेग्रीगेट होकर रहता है, अलग अलग होकर रहता है। जब रिवीजन करते हो तुम पूरा एंटायर सिलेबस को, जब रिवाइज करते हो 2 दिन में या 3 दिन में, तब तुमको एक्चुअल क्रक्स पता चलता है कि अच्छा मैं तो अब जाके समझा कि चीज चल क्या रहा था, है ना। इसको एक और पढ़ना है, यहाँ पे एक बार समझ लिए रहो, फिर एक बार जब वैल्यू पूरा समझ लिए रहोगे फिर आके इसको एक बार पढ़ना टेबल को, तो और अच्छे से समझ आएगा। एप्लीकेशन, सोसाइटी, प्रोफेशन, सब जगह एथिकल चलता है। यूज टू प्रायोरिटाइज एंड मेक चॉइस, कि तुमको क्या पसंद है। अब मेरे को भाई, मेरा वैल्यूज है कि भाई शुगर कंटेंट, अब मैं जिम फ्रीक हूँ, मैं बचपन से देखता हूँ कि मैं आर्मी ब्रेड, मैंने कि घर में आर्मी वाले हैं सब, तो फिटनेस को फॉलो करना है, शुगर मैंने जो क्या बोलते हैं, शुगर कंटेंट को लो रखना है बॉडी में, योगा करना है, जिम जाना है, तो फिटनेस को लेकर तो वो क्या बता रहा है वैल्यूज, तुम्हारा जो घर का फैमिली जो वैल्यूज है वो हेल्थ को लेकर की, फिटनेस को लेकर पॉजिटिव है बहुत। तो यूज टू प्रायोरिटाइज एंड मेक चॉइस तुमको मदद करेगा कि तुमको क्या चूज करना है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुमको हेल्प करेगा। और ये यूज होते रहता है कहाँ पे, एप्लीकेशन क्या है, सोसाइटी में, कि अगर तुम जितना एथिकल रहोगे उतना तुम्हारा सोसाइटी हार्मोनियस रहेगा, अदरवाइज डिसहार्मनी रहेगा सोसाइटी में। अनएथिकल टू स्टील, अब एथिक्स है कि चोरी करना तो गलत है, ठीक। अब जो वैल्यूज है, अवॉइड स्टीलिंग बिकॉज वैल्यूड ऑनेस्टी, ठीक है। चोरी कर इसलिए कर गलत है क्योंकि मैं वैल्यू कर रहा हूँ कि ऑनेस्टी जरूरी होना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। वैल्यू कर रहा हूँ ऑनेस्टी को, इसलिए मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। अपने आप के प्रति, मेरे खुद के प्रति मेरा ऑनेस्टी है, इसलिए मैं चोरी करना पसंद नहीं कर रहा हूँ। और ये कह रहा है कि स्टीलिंग इज अनएथिकल, समझ गए।
एथिक्स वैल्यू ये है। अभी तक किसी को कुछ डाउट? अभी तक किसी को कुछ डाउट? चलो, एक छोटा सा चीज छूट गया था, लॉ वर्सेस एथिक्स में। अब देखो, डिफरेंस पूछ चुका है, डिफरेंस पूछा है, सिमिलरिटीज भी कुछ है लॉ और एथिक्स में। जैसे कि दोनों का काम क्या है कि डिफाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर। दोनों चाहते क्या है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर हो ठीक ठाक रहे। दोनों का यही मकसद है। और दोनों का मकसद है कि मॉडिफाइंग द ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन का जो बिहेवियर जो बुरा हाल में है उसको ठीक किया जा सके। दोनों का सेम पर्पज है। और दोनों का पर्पज ये भी है कि जो जो कन्फ्लिक्ट है उनके इंडिविजुअल के पर्सनल लाइफ में या फिर सोसाइटी में, तो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके लॉ के थ्रू से या एथिक्स के थ्रू से। तो डिफरेंस पूछ लेगा तो ये लिख देना, सिमिलरिटीज पूछ लेगा तो कम से कम 3 पॉइंट तो ये लिख के ही आना। और क्वेश्चन देगा भी तो इसी फॉर्मेट में देगा कि व्हाट आर द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। लो लिखो 15 मार्क्स की। आधा पोर्शन में दे दिया कि डिफरेंस बता दो इसके इसके बारे में, और किसी और टॉपिक के बारे में पूछ लिया कि इसके बारे में भी बता दो, 1.5 पेज लिख दो इसके बारे में भी। ठीक। बैड पीपल ऑलवेज फाइंड वे अराउंड द लॉ। तुम्हें अभी कुछ दिन पहले जनवरी के आसपास में ही केतन पारिक का नाम सुने होंगे, जो बहुत बड़ा मैंने, केतन पारिक जो क्या बोलते स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा ये है खिलाड़ी। वो अभी कुछ ऐसा स्कैम कर रहा था, वो जेल में रह के आया है। ठीक है, केतन पारिक जेल में रह के आया है। केतन पारिक, हाँ केतन पारिक, सेकंड केतन पारिक था। केतन पारिक तो मुझे ऐसा है कोई कमेटी का मेंबर था। हाँ केतन पारिक ही था, स्टॉक होल्डर, बहुत बड़ा स्टॉक होल्डर ये था, खिलाड़ी था। ठीक है, तो उनको जेल में रह के आया है, फिर भी मैंने बोलते हैं ना, आदत से मजबूर, कि वो अपना रास्ता लूप होल्स खोजते थे। वो लोग जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं ये करते हैं, वो लोग हमेशा, अब हर्षद मेहता क्या थे, वो लॉ को ब्रेक नहीं किए। लॉ का जो लूप होल्स था उसमें वो कुछ गड़बड़ी किए, और मैंने लूप होल्स को पकड़ लिए और उसका फायदा उठा के वो पैसा बनाया अपना। तो यही लाइन लिखा हुआ है कि बैड पीपल्स ऑलवेज फाइंड वे अराउंड द लॉ। ये प्लाटो बोला है, प्लाटो। इसके बारे में पढ़ोगे, पढ़ोगे फिलोसोफर के बारे में है, लास्ट में पढ़ेंगे प्लाटो क्या बोला है, वो क्या बोला है, प्लाटो कौन है, थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे और बताऊंगी क्या क्या बोला है। तो गुड पीपल डोंट नीड लॉ, जो कि एथिक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि राम भगवान। ठीक है। और बैड पीपल ऑलवेज फाइंड अ वे अराउंड द लॉ, लॉ बना हुआ है फिर भी हर्षद मेहता बाजी मार गया। समझ गए कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए लॉ बनाने का जरूरत ही नहीं है, उनके लिए मैंने लॉ है और नहीं है बात बराबर है। लेकिन जो खराब लोग होते हैं वो हमेशा लॉ के आसपास जो लूपहोल है निकाल ही लेते हैं गड़बड़ी उसमें। ट्रीटी शॉपिंग क्या है? ट्रीटी शॉपिंग इकोनॉमी में पढ़ोगे, इकोनॉमी में पढ़े हो, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़े होगे। लॉ है कंट्री का कि कैसे टैक्स चोरी नहीं होने देना है, लेकिन उसका फायदा उठा के भी आदमी, कंपनीज वगैरह पैसा को घपला कर रही हैं। शेल कंपनीज क्या कर रही हैं, प्रॉफिट बना रही हैं लॉ का लूपहोल्स निकाल के। समझ गए? तो ये सारे थे तुम्हारे एथिक्स और लॉ के बीच में डिफरेंसेस। कुछ कीवर्ड है, कुछ कीवर्ड है जो कि याद नहीं रखना है, अभी देख लिए रहो, और आगे जब भी आएगा तो याद रखना कि हम पहला क्लास में पढ़े थे, उसी हिसाब से याद होते चले जाएगा। जैसे कि मोरल रिलेटिविटी, नाम पढ़ के ही समझ आ रहा होगा, नाम पढ़ के ही समझ आ रहा होगा। जैसे वहां पे एथिक्स, रिलेटिव एथिक्स था, वैसे ही ये भी है कि मोरल रिलेटिविटी मतलब कि जो मेरे लिए सही है हो सकता है तुम्हारे लिए नहीं हो वो चीज सही। रिलेटिव है, मैं जिस चीज को सही से जस्टिफाई कर रहा हूँ उस चीज को तुम जस्टिफाई नहीं करो। मैं बोलूंगा कि अल्कोहल ड्रिंक करना सही है, ठीक है, क्यों? तो मेरे को एक्टिव रखता है, मेरे को मेरा काम परफॉर्मेंस लेवल बढ़ा देता है, तो मैं बोलूंगा ऐसा। तुम बोलोगे कि नहीं गलत है, क्यों? होश खो बैठता है आदमी पी के। ठीक है, तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है। तो मोरल रिलेटिविटी का मतलब वही है। रिलेटिविटी तुम ऐसे बहुत बार सुने हुए, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वहीं से रिलेट कर लेना है क्या है रिलेटिविटी। ठीक। मोरल कन्वेंशनलिज्म, मोरल कन्वेंशनलिज्म इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डिपेंड्स ऑन एक्सेप्टेंस विद इन द पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप। कुछ कल्चरल ग्रुप में है, जैसे कि एग्जांपल कि तुम गए साउथ में, अब तुमको, जैसे रामानुजन गए थे फॉरेन में पढ़ने, वहां पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए वो। ठीक है, नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको कोल्ड डिजीज हो गया था, कुछ ऐसा कोल्ड वाला, जिससे वो मर गए, है ना? तो तुमको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये वही लाइन बोल रहा है, मोरल कन्वेंशनलिज्म क्या कह रहा है कि जहां पे जैसा देश वैसा भेष बना लो, एथिक्स के लेवल पे, कि जैसा देश वैसा भेष। स्टैंडर्ड डिपेंड्स ऑन एक्सेप्टेंस विद इन द पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप। व्हेन इन रोम डू एज अ रोमन डू। तुम जब रोम में गए हो, तुम वाइन नहीं पियोगे तो फिर क्या किए फिर, है ना? तो वही बात कह रहा है कि मोरल कन्वेंशनलिज्म की चेंज होता है। जो यहाँ पे पढ़े मोरल रिलेटिविटी, उसी के ये में कॉन्टेक्स्ट में मोरल कन्वेंशनलिज्म भी। ठीक है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में मोरल कन्वेंशनलिज्म भी। कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म वही सेम चीज,
कि डिपेंडिंग अपन कल्चर टू कल्चर। अल्कोहल इन वेस्ट जो है एथिकल है, ईस्ट में इलीगल नहीं बोलूंगा, क्या बोलेंगे इसको, अनएथिकल है। ईस्ट में अल्कोहल अनएथिकल है, लेकिन वेस्ट में, यूरोप में एथिकल है। वहां पे तो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भगवान वहां जैसे इसको वाइन वगैरह चढ़ता है। समझ गए? कीवर्ड है, अभी दिमाग में प्रेशर नहीं देना है याद करने का, वो याद हो जाएगा। वो नीचे में 3-4 बार और पढ़ेंगे। मोरल सब्जेक्टिविज्म वही सेम चीज। सब्जेक्टिव जहां पे बात आया, सीधा सा बात है कि तुम चूज नहीं कर पाओगे बिटवीन 1 and 2, मैंने 0 and 1, उसके बीच का चीज है वो कुछ भी। ठीक है? लाइक चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल, ये सब क्या है? सब्जेक्टिव चीज है कि मुझे क्या पसंद है, तो हो सकता है तुम्हें वो चीज पसंद नहीं हो। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है कि मुझे क्रिकेट देखना पसंद है कि मोबाइल गेम खेलना पसंद है, वो अलग हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं मोरल सब्जेक्टिविज्म। एथिकल सब्जेक्टिविज्म, इम्पॉसिबल टू से राइट ऑन रॉन्ग, या ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे तुम कहीं नहीं पाओगे। दोनों ऐसा है कि राइट और रॉन्ग नहीं कह पा रहे, दोनों सही है या तो दोनों ही गलत है। ठीक है? एथिकल सब्जेक्टिविज्म याद नहीं रखना है, बस लिख दिया हूं। गलती से अगर वहां पे एग्जाम हॉल में अगर कोई कीवर्ड बोल दिया डिफाइन करने के लिए, तो मैं भी कह रहा हूँ अभी याद मत करो, अभी इसको याद मत करो, इसको आगे पीछे करके 1-2 बार पढ़ते रहना है, याद हो जाएगा ये। अभी याद मत करो, बस लिख दिया हूँ एक जगह पे कि यहाँ पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जो है स्टार्ट होना था डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, जो कि असली मैजिक था यहाँ पे, कि तुम ये मेजर डिटर्मिनेंट जो पूछा है उसको तुम कैसे झटके में निपटा देते हैं वहाँ पे एग्जाम हॉल में 4 पेज। लेकिन वो टाइम हो गया है, तो मिलते हैं कल। कल देखेंगे, इसको देखेंगे, फिर ये ट्रिक जानेंगे, फिर ये देखेंगे। सबका ट्रिक बनाया हुआ है। तुमको अगर ये पहला 2 क्लास अटेंड कर लियो तो तुम एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि तुम टेस्ट सीरीज से घबराओगे नहीं एथिक्स का, मैं गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है? टेस्ट सीरीज में तुम कभी नहीं घबराओगे, तुम एटलीस्ट पेपर भर के आओगे, कीवर्ड का कमी नहीं होगा तुमको। और इतना अच्छा कीवर्ड लिखोगे कि अगला आदमी सोचते रहे कि भाई ये सोच कैसे रहा है, इतना किस फ्लो में सोच रहा है। मजा आएगा तुमको लिखने में। ठीक है? चलो, किसी का कुछ डाउट है तो डाउट लूंगा, अदरवाइज क्लास खत्म हो रहा है। सर जो एथिकल स्केप्टिसिज्म है वो